अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक और पब्लिक न्यूज की स्क्रीन के उस तरफ बैठी सारी पब्लिक को सोहा अफजल की तरफ से सुबह बखैर। लेकिन आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए अब्दुल रऊफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैं तो साथ हूँ ही और हमारा साथी हरमीत। आज काफ़ी दिन बाद सबसे मुलाकात हो रही है। सुबह को देख के जो लोग देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम वो थोड़े से हैरत में होंगे क्योंकि रोमा अब हमारे साथ नहीं हुआ करेगी। रोमा जो है वो अपनी शादी करवाने के लिए चली गई। आजकल खूब तैयारियों में शादी के निजी मसरूफियात की बिना पर हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगी, लेकिन अपने शो को और स्क्रीन को हम इस्लामाबाद की तरफ थोड़ा सा ले जाते हैं बिकॉज लाहौरियों का एक लॉन्ग वीकेंड। अब्दुल रऊफ साहब एक लॉन्ग वीकेंड में हमने मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया, ईद भी सेलिब्रेट की, वीकेंड भी सेलिब्रेट किया। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं ना वो कम छुट्टियां मनाते हैं, सेकंड डे उनको काम की याद आना शुरू नहीं। लेकिन ये इस्लामाबाद का नहीं है ना, ये आगे शांगला का है। ये तो क्या होगा गाँव में अपने शांगला में। हरमीत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं तो अपनी नई मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ और यकीनन हम रोमा को मिस कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। सोहा रऊफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस्लामाबाद है इसको वैसे भी ये मुसाफिरों का शहर है और यहाँ पे रौनकें भी मुसाफिरों की वजह से ही लगी हैं। जैसे ईद के दिन करीब आते हैं तो छुट्टियाँ, इस बार तो लॉन्ग वीकेंड था और हमने देखा कि इस्लामाबाद जो है वो बिल्कुल यहाँ पे गलियाँ कूचे जो है वो खामोशी छाई थी हर तरफ से। और मैं तो जाहिर बात है कि मुझे तो बड़ी बेचैनी होती है अपने गांव की ओर। और फिर जब ऐसे में जब ज़्यादा गर्मियाँ हों, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंडक है रोज़ा, कमाल है भैया। मौसम वहाँ का औसम है हमेशा की तरह। और यकीनन दोपहर को सुहा वहाँ पे हम कंबल ओढ़ के सोते थे। मुझे लगता है कि लाहौर में भी यही हाल है कि लाहौर में भी ज्यादातर मुसाफिर होते हैं। क्या ख्याल है अब्दुल रऊफ साहब? लाहौर में बिल्कुल मुसाफिर होते हैं लोग। आलम था ईद पे। हाँ, लाहौर में भी मुसाफिर ही होते हैं, बहुत कम लोग थे हरमीत यहाँ पे भी। और मैं चूँकि फिरता रहा हूँ काफ़ी अपने रिश्तेदारों में मिलने मिलाने के हवाले से, तो मेरा जो जाना रहा है गाड़ी इतने सुकून से चलाता रहूँ मैं, वो जो मुझे अजाब आया होता है, मुझे ड्राइविंग से बड़ी चिढ़ होती है जब रश में चलाना। और लाहौर की ट्रैफिक लाइक जैसे लाहौर में गाड़ी चला ली, उस दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला ली जबरदस्त अंदाज में। खैर हरमीत, हम तो 3 दिन ईद के जो हैं हमने यहाँ पे गुजारे, चूँकि 3 दिन शोज से। रोमा भी उस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। हमने ईद के 3 शोज किए और उसके बाद हमने छुट्टी मनाई। लेकिन यह है कि शामों में बहरहाल मिलना मिलाना रहा। तो लेकिन आपने तो ईदी दी होगी अब्दुल रऊफ साहब, ईदी मतलब हमने हरमीत आपको ईदी मिली थी ईद से पहले अब्दुल रऊफ साहब से? हरमीत तो बहुत दूर था शांगला में। अब ईदी देने वाले बन गए। अब यही है कि बड़े मुश्किल से जो है वो ईद, अब तो ये है कि जहाँ जहाँ आस पास के बच्चे भतीजे जितने भी मिलते हैं तो ईद देनी पड़ती है। वो वक्त था, एक खूबसूरत दौर था कि ईद के लिए, ईदी के लिए इंतज़ार होता था हम सबको कि भैया ईदी हम सब ने ज़्यादा इकट्ठी किसने की है, और वो भी मुकाबला होता था उसमें कि सबसे ज़्यादा किसने इकट्ठी की है। लेकिन बहरहाल एक इंकशाफ किया अब्दुल रऊफ साहब ने कि मुझे अभी भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे ईदी मिलती है। गेस व्हाट हरमीत, वो कौन होगा जिनसे ईदी अब तक अब्दुल रऊफ साहब को मिलती है? वो मेरी सास हैं। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि बाकी मुझे तो देनी पड़ती है, बहुत से लोगों को देनी पड़ती है। चलिए जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब, क्योंकि हमने लॉन्ग वीकेंड गुजारा, मदर्स डे बड़ा अच्छा सेलिब्रेट किया लोगों ने। ठीक है, तो टॉप स्टोरीज पहले क्या है? स्टोरी में हम सबसे पहले सोशल मीडिया कर लेते हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, और हर चीज़ एक क्लिक पे है। तो एक क्लिक आजकल जो ज़्यादातर देखा जा रहा है, हमने हुंजा को गिलगित से जोड़ने वाला जो पुल है वो टूटने के बाद अब आबादियों में खुराक का बहरान देखा जा रहा है। ये वो टॉप स्टोरीज हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। बट अगर हम टॉप स्टोरी की बात करें जो कि कल बड़ी स्टेटमेंट आई है, वो आई है ISPR की जानिब से। पाक फौज को सियासी मामलात में ना घसीटा जाए, एक बार फिर से। और अब्दुल रऊफ साहब, बारहा ये कहा गया है, एक बार नहीं 2 बार नहीं, ISPR की जानिब से, पाक फौज की जानिब से, कि हम एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमें काम करने दिया जाए और सियासी मामलात में और गुफ्तगू में हमें शामिल। लेकिन वो बेचारे अजीब, खैर इसके बारे में ज़्यादा तफसील में बात करेंगे। अभी आप और इसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे तो है पाकिस्तान में 25% मरीज जो है अपने लिए अद्वियात खुद तजवीज़ करते हैं, यानी अपने डॉक्टर खुद होते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान में अब इस वक्त शहजाद रोय के नए बलोची गाने की काफ़ी धूम हम देख रहे हैं, जो कि अब मज़ीद लोग जो है वो देखना चाहते हैं कि नई नई चीज़ें मार्केट में कौन सी आ रही है। बहुत सारी मूवीज़ भी आई हैं, बट ऑल दो इस गाना जिसको वाजा का नाम दिया गया है, इसको लोग देखेंगे, पहले से प्रेडिक्शन की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी हिदायतकार और प्रोड्यूसर्स जो है वो काफ़ी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि बड़ा कम टाइम हमें स्क्रीन पर मिला है, और इस टॉप स्टोरीज को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महंगाई को हम नहीं भूल सकते। महंगाई के बारे में तो ये है कि जब मर्जी शुरू कर लो आपको पता चलता है पाकिस्तान में महंगाई है। खत्म नहीं ये हरमीत जो है जरा इससे पूछे ना कि ये इस्लामाबाद से जब शांगला गया है तो वहाँ पे महंगाई के बारे में लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हरमीत, बताएं वहाँ क्या सूरत हाल है, लोगों के रिएक्शंस अगर हम देखें तो हाँ
नहीं वैसे अगर आप देखें तो जितने मज़ाफ़ाती इलाके उसमें तो महंगाई और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो अब हमने देखा कि ईद के दिनों में मुर्गियां जो है वो ना मिलने के बराबर थी, इसके साथ साथ सब्ज़ी जो है, सब्ज़ी मंडियां बंद होती हैं, तो जो बची कुछ सब्जियां होती हैं उसका जो दाम है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में गाँव की तरफ अगर आप जाएँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं महंगाई आपको शहरों से ज़्यादा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पर रसाई जो है वो थोड़ी सी नामुमकिन हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात करें तो पाकिस्तान के सबसे महंगे शहर इनको कहा जाता है। यहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा टफ है दीगर शहरों की तरह, लेकिन यहाँ पे अगर आटे की कीमत की बात करें, अब 1350 का थैला जो है वो आपको मिल रहा है। 10 किलो का आटा जो है, जो हमें याद है कि जब हल्की फुल्की महंगाई बढ़ जाती थी माजी में तो हम माइक उठा के भाग जाते थे कि भैया कितनी महंगाई हो गई, टमाटर की का क्या दाम है। लेकिन अब देखें तो हालात उससे ज्यादा जो है वो बदतर मैं ये कहूँगा कि हो गए हैं। टमाटर और सारी प्राइस जो है वो सारी ज्यादा हो गई है। अच्छा देखिए, गेम जो है ना अब्दुर्रऊफ साहब, ये डिमांड और सप्लाई की, जैसे इन्होंने मेंशन किया, हरमीत ने बड़े डिटेल डिस्क्राइब किया उसको कि देखिए जब ऑटोमेटिकली एक चीज़ कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये जो डिमांड सप्लाई की चीज़ है, ये रमज़ान में भी देखा, रमज़ान बाजारों में भी देखा, उसके बाद ईद के बाद आटे की जहाँ तक कीमत है ना वो तो कम हो जाएगी, चूँकि अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा आपको प्रोवाइड करूंगा सस्ते दाम मतलब उसके बारे में मीम्स भी बहुत बन गई हैं और उसके बारे में बयानात भी बहुत मज़े के आ रहे हैं। वो जब कपड़े उतारने की बात कर रहे थे तो इमरान खान ने कल जलसे में कह दिया कि कपड़े ना उतारना, लोग डर जाएंगे, और शेख रशीद ने कहा कि इतने बदबूदार कपड़े कौन लेगा। तो वो बेचारे पसीने में भीगे रहते हैं। बिलावल भुट्टो भी नहीं लेगा। बिलावल भुट्टो भी नहीं लेगा। बट ऑल्दो ये सारी चीज़ें जो है ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ड्राइव हो रही है। डेली डोज की बात कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक में डेली डोज का आपका डोज जो आज हम तीनों मिलकर आपको देने लगे हैं वो ये कि 3-4 स्टोरीज ऐसे, वैसे तो बहुत सारी, अब 9 से 10 स्टोरीज हम ऐड करते हैं, लेकिन तीन को पहले अगर ब्रीफ करें तो टॉप स्टोरी आजकल आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होगी, हुंजा को गिलगित से जोड़ने वाला जो पुल है, मैंने पुल भी देखा। देखा ये सिर्फ ये है कि मैंने वो टॉप स्टोरी जो है ये इसमें नहीं देखी सोशल मीडिया पे, मैंने एक्चुअली वो पुल देखा हुआ है और कई बार उसके ऊपर से गुजरा भी हूँ। बड़े खूबसूरत पुल था। अब तो लगता है डेंजरस है ना, वो तो एक ग्लेशियर फट गया, ग्लेशियर फटा, उससे झील बनी, झील जो है उसका एक पानी ओवरफ्लो करके बाहर निकला है जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन अदरवाइज विजुअल्स भी हैं जो हम देख सकते हैं। ऑल दो हम तो ये बात कर रहे हैं ग्लेशियर की, और बड़ी सर्दी भी एक्सट्रीम और गर्मी भी एक्सट्रीम। सर्दियाँ जब बहुत ज़्यादा पड़ी है तो जारी बात है ग्लेशियर से पानी और फिर ये झील और उसके बाद ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, ये यकीनन एक इस तरह के मनाजिर है कि देखकर हम सबका दिल भी काफ़ी अफसरदा हुआ है कि वो मकामात जहाँ पर लोग ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वांट टू गो देयर, इन खासतौर पर इन दिनों में अगर हम जून जुलाई की बात करें तो ये वो दिन होते हैं लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत लोग जाते हैं। और मतलब इन दिनों में तो पानी का चूँकि ज़ाहिर रसाई जो पानी का बहाव जो है वो वहाँ से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक अलार्मिंग चीज़ भी है इसमें। अलार्मिंग चीज़ ये है, वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हीट इतनी ज़्यादा हो गई है वहाँ पे भी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ग्लेशियर सारे पिघल गए और झीलें इसी तरह वजूद में आती रहीं और झीलें फटने लगी, झीलें जो हैं वो उनका पानी इसी तरह बाहर निकलने लगा, तो एक तो जो मौसम है उन इलाकों में ठंडा, ग्लेशियर अगर सारे पिघल गए तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। दूसरे पानी इतना ज़्यादा जब बहेगा वो आएगा नीचे, उसका नुकसान होगा। और अभी भी साहब ये 10,000 क्यूसिक से अब 6,000 क्यूसिक पर आ चुका है, अब ये कहा जा रहा है। और डिजास्टर मैनेजमेंट हरमीत जो वहाँ की है उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त चूँकि हमने जो मेन इशारा कराक्रम है उसकी डाइवर्जन लगा दी है और जो इलाके में खुराक की काफ़ी किल्लत भी पाई जा रही है। तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं, किस तरह से इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, महकमे किस तरह? देखिए मेरे तो ये इलाके हैं, वैसे सोहा अगर मैं इन इलाकों की बात करूँ तो माजत के साथ कि आप देखें कि अंग्रेज़ों के ज़माने के पुल बने हुए हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के जो रोड्स हैं वो अभी वही गाँव और इन इलाकों तक पहुँचे हुए हैं। तामीराती काम दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन उस तरह तामीराती काम जो है वो ना होने के बराबर है, और कंस्ट्रक्शन जो की जाती है वो मयारी नहीं होती। अगर आप देखें, मैं अभी भी गया था, कई चीज़ें मैंने देखी है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि कैसे ये पास हो जाते हैं, ये बिल कैसे पास हो जाता है, कैसे ठेकेदारों को पैसे जो है वो आराम से मिल जाते हैं। ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आप अगर जाएंगी तो बहुत ज़्यादा हमने रोड्स की जो सिचुएशन है वो बड़ी वर्स्ट है। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अब ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो ऐसे में जो रोड साइड्स हैं वो स्लाइडिंग वगैरह जो है लोगों को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना। पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में फिर इस किस्म की चीज़ें जो है वो ज़्यादा आती हैं और नुकसान भी ज़्यादा होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि जो
सड़कें हैं, जो पुल हैं, दीगर जो चीज़ें हैं, इनको कम से कम इन पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, एक बार फिर से अब्दुल रऊफ साहब, अगर हम देखें ना तो शाहरा कराक्रम को अगर हम देखें तो अब जो हमें बाबू सर टॉप से ऑन व्यू गिलगित और डाउन स्टेज जब हम जाते हैं और हमें हुंजा के जो मनाजिर नजर आते हैं, कंस्ट्रक्शन हाल बता रोड्स की काफ़ी हद तक की गई है, लेकिन इसका सहरा एक बार फिर से पाक चीन दोस्ती को जाता है इस हद तक कि बड़ा अच्छा उस इलाके को डेवलप किया है। लेकिन हसनाबाद की जो हम बात कर रहे थे कि वो ब्रिज जो काफ़ी पुराना है, जैसे हरमीत कह रहे हैं कि का बड़ा पुराना ये ब्रिज था पुराना और ब्रिज जो आपको तस्वीर में भी देख के नज़र आ रहा है कि जैसे ये पुराने अंदाज का बना हुआ है, इसका स्टाइल भी, लेकिन अब वो नहीं रहा। और जो आर्मी है वो वहाँ पे पहुँची है, उन्होंने उनके इंजीनियर्स ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर लोहे का पुल बना के हम ट्रैफिक इसके ऊपर चला देंगे, क्योंकि हुंजा के लोग इस वक्त बिल्कुल मुनक़ते हैं, उनका राब्ता टूटा हुआ है। और सिर्फ ये नहीं कि पानी ने इस पुल को तोड़ा है, पानी ने 2 बिजली घर भी तबाह कर दिए। उन बिजली घरों के बारे में घर ऐसे भी हैं अब्दुल रऊफ साहब जिनको वार्निंग भी जारी की गई। और एक वाहिद हैरानकुन बात ये कि वाहिद एक ब्रिज था जो कि गिलगित को हुंजा से मिलाता था। इवन वी डोंट हैव एनी अदर वे टू गो दैट साइड इन दिस साइड एज वेल। हम नॉर्दर्न एरियाज की बात कर रहे हैं तो अब्दुल रऊफ साहब हम दोबारा से पहाड़ों की बात कर लेते हैं। अब शहरोज काशिफ हैं जिन्होंने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी जो है वो सर की है। हाइकिंग करने का कभी सोचा आपने अब्दुल रऊफ साहब? मैंने बहुत की हुई है, मतलब इस एज में, मतलब जवानी में तो बहुत की होगी। अभी भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं बाज नहीं आऊँगा, मैं चला जाऊँगा। और ये इलाके जो हैं ख़ास तौर पे ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ की हम बात कर रहे थे पहले, ये तो ऐसे हैं कि जहाँ बार बार जाने को दिल करता है। लेकिन खैर वो तो इस इलाके से ना, तो हरमीत आप मुझे बताएं जरा कि आपको हाइकिंग का कितना शौक है और हम कब प्लान करें? अच्छा, वैसे सोहम मैं तो वैसे पहाड़ी देहाती बंदा हूँ, तो जाहिर बात है कि मेरे लिए तो बड़ा आसान सा होता है, क्योंकि अब भी मैं गया तो वहाँ पे वही रूटीन थी हमारी। क्योंकि ये बुलंद जितने भी हम देखें तो पहाड़ी इलाका है हमारा भी, शांगला, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे बुलंद पहाड़ आपको नज़र आएंगे जहाँ पे आपको शौक होता है कि वहाँ पे कुछ झीलें ऐसी बनी हुई हैं, वहाँ पे ऐसे खूबसूरत मनाजिर हैं जिसके लिए आपको पैदल तो है, हाइकिंग जाहिर बात एक बहाना बन जाता है और आप पैदल ऊपर जाना पड़ता है, सड़कें वहाँ पे ना होने के बराबर हैं। तो मेरी तो रूटीन है। और जब मैं स्टूडेंट था कॉलेज के ज़माने में तो हमारे ट्रिप लगते थे और रेगुलरली 1 वीक जो है संडे का जब भी इस तरह होता तो कोई प्लान हमारा शिकार खेलने या वैसे जाने का जो है वो हमें मौका मिलता था। मौका हम ढूंढते रहते थे, मौका मिलता नहीं था, ढूंढते रहते थे। तो मुझे तो बड़ा शौक है। और यहाँ पे अब ये है कि जब भी सैटरडे एंड संडे होता है तो मेरी कोशिश होती है कि ट्रेल 5 की ओर चले जाते हैं। अच्छा, आपको पता है जो फुटेज स्क्रीन पे चल रही है, ऐसे कोई भी मौके आते हैं तो अब्दुल रऊफ साहब हम रिकॉल करते हैं उन चीज़ों को जो कि बड़ी ना ट्रेंड में रही हैं। अब सतपारा वाला जो केस था पूरा हमने देखा, उनके बच्चों को देखा, मतलब ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि शौक का कोई मोल नहीं होता, कहाँ तक लोग जाते हैं और कितना जाते हैं। हाँ, लेकिन बहरहाल ये जो शहरोज काशिफ की जो बात हो रही है, इन्होंने पहले दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी सर की, जो बुनियादी तौर पर माउंट एवरेस्ट है। फिर उसके बाद इन्होंने K2 सर की। K2 के बारे में वो सेकंड कहते हैं हाईएस्ट पीक है, लेकिन डेंजरस बड़ी है, लेकिन फिर रुके नहीं। फिर ये तीसरी कर ली और अब इनका प्लान है चौथी और 5वीं करने का। तो अल्लाह इनको कामयाब करे, हम ये कह सकते हैं। हम भी कोई प्लान करके पहाड़ों से ही चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। जो नेपाली कोपैमा है शेरपा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 26 बार उसने ये चोटी सर किया, माउंट एवरेस्ट को सर किया। क्या ही बात है, इसे कौन सा शौक है जो पूरा ही नहीं हो रहा, मतलब 26 बार। हरमीत, आपको क्या लगता है, कोई आप भी अगर कोई हाइकिंग करने का सोचेंगे 10 दफ़ा एक पहाड़ को हाइक करने के बाद हमें नहीं लगता कि प्लान हम दोबारा करेंगे? हरमीत को शायद आवाज़ अभी नहीं जा रही, मेरे ख्याल में हमारी थोड़ी देर में हमारा जी हाँ, मैं मुझे आ रही है। क्या ये किस किस्म का शौक है कि एक ही पहाड़ी को 26 बार हमने सर कर लिया? रिकॉर्ड बनाने के लिए होता है ना, मतलब रिकॉर्ड बनाने के लिए। और फिर ये जो शेरपा ट्राइब हैं वहाँ पे नेपाल में भी मेरा जाना हुआ है, इत्तेफाक से मैंने बड़ा ट्रैवल किया हुआ है और वहाँ पे शेरपा ट्राइब्स के लोगों से मैं मिला भी हुआ हूँ। ये तो सारे के सारे तकरीबन पहाड़ों को स्केल करने वाले ही होते हैं, पहाड़ों की चोटियाँ सर करने वाले, और बड़े ही जफाकश, बहुत बहादुर इनको कहा जाता है। तो इसने ये जो किया, होती है, बड़ी डेडिकेशन चाहिए होती है। हमीद, आपको क्या लगता है, मतलब ये आलमी रिकॉर्ड अल्टीमेटली बनाने के लिए आप ज़्यादातर करते हैं ना, 26 बार आपने एक पहाड़ी को सर किया है, तो ऑब्वियसली आपका मकसद तो ये होगा कि आपने आलमी रिकॉर्ड बनाना है। और वैसे एक बात होती है सोहाब, हाँ सोहाब की बात दुरुस्त है, रऊफ साहब ने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि शौक जो है उसको कोई मोल नहीं। और फिर दूसरी बात ये कि जब आप प्रोफेशनली
करते हैं एक चीज़ को तो आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं करता जाऊं, खेलता जाऊं, जो भी है, जो मुश्किलें, रुकावटें, जो चीज़ें आती हैं उसको अबूर करता जाऊं और आगे चलता जाऊं। तो मैं समझता हूं कि ये एक जुनून है और जुनून की हद तक उनकी कोशिश होती है कि मैं जितने हो सके पूरी दुनिया के या मरते दम तक या आखिर दुनिया तक जो है वो मेरा जो रिकॉर्ड है वो मेरे नाम रहे। तो मेरे ख्याल में एक कोशिश होती है और एक जुनून की हद होती है जो कई ऐसे मनचले होते हैं जिनके सर पर ये सवार होती है चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि पहाड़ी जितने भी हमने देखा, आप देखे सतपारा की आपने बात की, तो अब उनके बेटे को अगर आप देखें तो वो जज्बा उन्हीं के बेटे में भी पाया जा रहा है। यानी वो रगों में, वो खून में वो चीजें आज भी उनकी दौड़ रही हैं और वो बच्चा जो है आज भी उसी तरह वो अपने वालिद साहब के जो मिशन है उसको जारी रखा हुआ है। और जीन्स में होती हैं आपके, और हमारे वैसे भी नॉर्दर्न एरियाज इतने खूबसूरत, इतने प्यारे हैं। और भी बड़ी सारी स्टोरीज हमारे पास हैं जो कि ब्रेक के बाद हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन एक वेकअप कॉल मेरी और अब्दुल रऊफ साहब की तरफ से कि ईद के बाद अब आप वापस आ गए, गेट बैक टू द वर्क, काम की तरफ जाएं, उठें और अब दिन का आगाज बेहतरीन अंदाज में करें पब्लिक के साथ। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। कल ISPR ने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने ये कहा कि ये जो कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर आर्मी को मलाइन करने की, ये गलत है, ये ट्रेंड बहुत गलत है। और हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जाने वाले कि बेशुमार लोग इस तरह से ट्रेंड चला रहे हैं जो किसी भी सूरत में फ़ौज के इदारे को मुतनाज़ बनाते हैं, फ़ौज के इदारे के ऊपर जो तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। ये गलत ट्रेंड्स हैं, इससे मोरल भी डाउन होता है और ये इदारों को इस तरह से मलाइन करना ये वैसे भी ठीक नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है, इसको मना होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने कहा कि हम किसी तरह की सियासत में नहीं हैं, हमें बार बार हम ये कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। हम बिल्कुल अपने आप को अलग थलग रखना चाहते हैं। और एक नहीं 12 दफ़ा अब्दुल रऊफ साहब, एक नहीं, दो नहीं, बड़े सारे मौक़ों पर कहा गया है कि भी हम इंडिपेंडेंट इदारा है, सियासी गुफ्तगू में और सियासत में हमें मुदाखलत ना की जाए, हमें उसे घसीटा ना जाए, हमें इन्वॉल्व ना किया जाए, हमें हमारा काम करने दिया जाए। लेकिन ऑल दो क्या मकासद है इसके पीछे और किस तरह का प्रोपेगेंडा जो कि चलाने की कोशिश की जा रही है, ये एक सवाली निशान है। जी बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे उनसे चल के बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये बताइए, ये ट्रेंड आखिर पाकिस्तानी कौम को हो क्या गया? मतलब ये इसके पीछे आपको क्या लगता है? कोई बाकायदा हाथ है ये कैंपेन चलाने का? बाहर के मुल्कों से कहा जाता है कि बहुत से पाकिस्तानी इसमें मुलविस हो जाते हैं जो बाहर बैठे हुए बगैर सोचे समझे इदारे को तनकीद का निशाना बनाने लग जाते हैं। तो इसके असरात जो पड़ते हैं वो नहीं जानते कि ये कितने ख़तरनाक होते हैं। देखिए भाई, जो ये कैंपेन चला रहे हैं और एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से काम हुआ है ये ओवर द ईयर्स। और वजह इसकी ये है कि एक तो पाकिस्तान कौम की जो पाकिस्तान फौज की मेन स्ट्रेंथ है, मैं बारहा इसका इजहार कर चुका हूँ, वो उसके हथियार नहीं है जी। पाकिस्तान फौज इस लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत है कि पूरी कौम सीधा पिलाई हुई दीवार की तरह से साथ खड़ी है। और ये दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंग में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियां हासिल की हैं, ये बगैर कौम की मदद के पूरी सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल ठीक। हमारी जिंदगी में मेरी जिंदगी के दो वाकयात हैं। 65 पूरी कौम इकट्ठी थी, हमने अब से इतने बड़े दुश्मन को दांत खट्टे कर दिए। बिल्कुल। 71 हमारे साथ कौम नहीं थी, हशर हमारे सामने है। बिल्कुल। ये एक मकसद है कि पूरी फौज और कौम के दरमियान जो ये रिश्ता है इसको कमजोर किया जाए, और ये जितना कमजोर होता जाएगा फौज उतनी कमजोर होती जाएगी। अच्छा गुलाम साहब, एक बहुत बड़ा जो मकसद है, देखिए जो किया जाता है, फौज की सीनियर लीडरशिप और फौज के जो रैंक एंड फाइल है इसके दरमियान एक एतमाद है। वो एतमाद इतना मजबूत है कि जब भी हुक्म मिलता है हमारे रैंक एंड फाइल अपनी जान की परवाह किए उस हुक्म की बजावरी के लिए कोशिश करती है, और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबियां हमें अता करवाई हैं। ठीक है। अगर ये रिश्ता कमजोर हो गया फौज के दरमियान तो फौज खुद ज़ाती तौर पे अंदरूनी तौर पे बहुत कमजोर हो जाएगी। ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये भी है कि एक होमोजीनियस फौज है। एक भाई अगर सिपाही है दूसरा भाई उसका जर्नैल हो सकता है। इस पाकिस्तान फौज में अल्लाह ताला के फजल करम से ये पॉसिबल है।
अच्छा गुलाम मुस्तफा, आप फैमिलीज की बात कर रहे हैं, अगर हम देखें मुहर्रिकात को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर एक आम लेमैन हो, पार्टी का सपोर्टर हो या फिर XYZ कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उसमें आ सकते हैं, कोई भी हो, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जो तमाम चीज़ें हम देखते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे, इसे कैसे रेगुलेट किया जा सकता है? द क्वेश्चन मार्क इज, देखिए हमें अपने इन नौजवानों को ये समझाना पड़ेगा, और ये आपका मेरे फ़राइज़ हैं क्योंकि आप मीडिया काम कर रहे हैं, कि हम दूसरों के हाथ में खिलौना ना बने। यस ट्रू। सियासत अपनी जगह, फौज का किरदार अपनी जगह। बदकिस्मती ये है कि चूंकि हमारा एक तारीख में हिस्सा रहा है, हम ये भूल जाते हैं कि सियासत हमारी बदकिस्मती से वहीं खड़ी है। फौज, ये जो आज की फौज है, ये डिफरेंट किस्म की फौज है। यस। ये जो आज लीडरशिप भी है, ये बाकायदा एक खून और आग के दरिया से निकल के आई है। ऐसी गद्दी की जंग ने मुश्किल तरीन जंग है जो ये सब लड़के आए हैं यहाँ तक पहुंचे। खुदा के लिए मान को माफ करने को छोड़ दें, इनके पीछे ना जाएं। आप अपने आप को कमजोर करने, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हरमीत, बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, अगर हम देखें, मुझे याद है कि DGISPR साहब जो है वो हमें ब्रीफिंग दे रहे थे, तो उसमें ये बात उन्होंने बारहा ही की कि हमारी जिम्मेदारी, हम एक हुकूमत का इदारा है और जिम्मेदारी जो है अगर हम पर तनकीद होती है तो उसका जवाब जो है वो हुकूमत को देना है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुकूमत ने ही करनी है। लेकिन परसों आपने देखा कि जो बयान आया मरीम नवाज साहिबा की जानिब से, वो आपने भी देखा होगा, पूरी सोशल मीडिया पे भी चला। तो इस किस्म के जो बयान आते हैं और हुकूमत की जानिब से आते हैं, तो आप नहीं समझते कि गैर जिम्मेदारी है जो है वो हुकूमत की जानिब से निभाई जा रही है? देखिए मैं ये अर्ज करूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये जो अपने आप को एस्पायर कर रही है, वो इंतहाई इमेच्योरिटी का सबूत दे रही है। और ये समझते हैं कि शायद इससे उनके वो क्या कहते हैं वोटर्स बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। ये नुकसान अपना भी कर रहे हैं फौज के। ये इनकी लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है। ये अगर वो अपने आप को पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप समझते हैं और यहाँ के क्या कहते हैं हुकूमत में आना चाहते हैं या हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो ये तो उनका वलीन फ़राइज़ में है। पाकिस्तान फौज पर अगर वो बाकायदगी करते हैं तो बदकिस्मती से वो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। कल को खुदा न खास्ता को वक्त आया तो पाकिस्तान की अगर फौज कमजोर होगी तो नुकसान किसका होगा? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा ये फरमाइए, अच्छा हाँ जी हरमीत जी, रोज़ साहब मुझे एक सवाल अगर आप मौका दे दें। जनरल साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि माजी में हमने बहुत सारी मिसालें देखी और कहीं ना कहीं फ़ौज का जो ताल्लुक था वो कहीं ना कहीं सियासत में माजी में रहा है, लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं कि पॉलिटिकल हैं हम लोग, और ऐसे में अगर हम देखें तो बड़े सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चले हैं, माजी में भी हमने देखा है, लेकिन कोई कार्रवाई इस तरह ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आज जो FI की जानिब से बयान सामने आया, उनका कहना है कि ज़्यादातर ट्रेंड जो है वो बाहर दुनिया से चलाए जा रहे हैं, तो तारकीन वतन के खिलाफ जो है ECL में उनके नाम डाले जा सकते हैं, इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है। आपको नहीं लगता कि माजी में अगर कार्रवाइयां होती तो इस किस्म के ट्रेंड ना चले जाते? जी, अगर हम शुरू में ही इस चीज को समझ के और हमारी की हुकूमतें इसके ऊपर सख्ती से अमल करती, सजा देती हैं इसको, हमारा आइन भी इसी की इजाजत नहीं देता है, अगर उसके मुताबिक काम करती तो आज का ये मसला ना बनता हमारा। आज चूंकि इसे मसला एक फुल फ्लेज मसले के तौर पर हमारे सामने आया है, इसको हमने उसी तरीके से डील करना है। अगर हमने इसको अभी भी सिर्फ बयानात की हद तक छोड़ दिया तो भी काम नहीं बनेगा। कल मैं सुन रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने एक्सप्लेनेशन देना शुरू हो जाते हैं। तो खुदा के लिए आप इसको यहाँ छोड़ें, इसको सही जो काम करना है, जो जो इसके मुतकिब हुए जो भी जुर्म के, उनमें से एक दाव को आप सजा दे दें, आप देखिएगा मामला बेहतर होने शुरू हो जाए। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और अभी देखिए आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि शुरू से रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब कोई भी हो, वो हमारी सियासी जमातें हों, सियासी लीडरशिप हो, हमारे आम लेमैन की बात करें, सपोर्टर्स की, जयालों की, XYZ किसी की भी बात करें, तो हमने शुरू से इस चीज़ को अब्दुल रऊफ साहब उस तरह से रेगुलेट नहीं किया। अब इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? बिकॉज ISPR फौज की जानिब से अब सख्ती से कहना शुरू कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? जी सवाल आप मुझसे कर रही हैं? जी 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 फरमाइए सर। देखिए, अभी जिन लोगों ने ये कार्रवाइयाँ शुरू की हैं मौजूद हैं आपके सियासी सीन पर, किसी न किसी तरीके से आपकी सियासत पे असरअंदाज हुए हैं। एक दफ़ा ये आपको कड़वा घूम करना पड़ेगा। जो भी इससे मुलव्वस हैं, आपके बड़ी कोई सियासी शख्सियात हैं, उनमें से आप एक दो को आप सजा दे दें। देखिए काफ़ी हद तक सियासी लोग इससे रुक जाएंगे, और फिर जो हमारे जो लोग बाहर बैठ के ये काम कर रहे हैं, जो हमारे दुश्मन के हाथ में खिलौना बने हुए हैं,
देखिए पिछले साल ही एक ये बाकायदा इसका क्या कहते हैं मीडिया पे हमारे आया था कि भारत से बाकायदा कैंपेन चली 15 साल तक पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बनवाने के लिए, और दुनिया ने मानना शुरू कर दिया। तो हमें जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे, हमारे जो इदारे हैं इस चीज को एक बाकायदा एक मुहिम के तौर पर नहीं लेंगे, और जो मुलव्वस है इसमें जो हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उनमें से एक दो को सजा नहीं मिलेगी, तो आप देखिएगा कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जनरल साहब, हुआ ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले इस वक्त जो हुकूमत है वो कुछ अर्सा पहले वो तनकीद का निशाना बना रही थी इदारों को, वो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स हों या दूसरे लीडरान की स्टेटमेंट्स हों, इस हवाले से इवन मरियम की भी जो स्टेटमेंट्स हों वो थी, और अब जो अपोजिशन में चले गए हुकूमत वो सपोर्ट कर रही थी उससे पहले, अब वो गवर्नमेंट से निकल गए हैं तो वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो निकलता है वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है। तो इसको कैसे, मतलब लीडर्स के साथ बैठ के, लीडरशिप के साथ बैठ के, क्या फ़ौज के लोगों को आपस में इस बात का इनसे तायुन करवाना चाहिए कि ये आप लोग बना होंगे तो नीचे सतह के ऊपर लोग बना होना शुरू होंगे? जी दोस्तों, बहुत अच्छी सजेशन है आपकी कि ये नेशनल डायलॉग की अपन बात की है। जब ये शुरू में पीडीएम का मसला बना उस वक्त शायद मैं पहला शख्स था जिसने कहा था कि नेशनल डायलॉग की जरूरत है पाकिस्तान को, और उनमें से एक बड़ा अहम नुक्ता ये है डायलॉग में कि कौन से रेड लाइन से किसी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आपकी जुडिशरी को, आपकी जो फौज पाकिस्तान है, आप उनके जो किरदार के ऊपर तो बात करना है तो आपके असम्बली मौजूद है, बाकायदा उनको आप ज़ेर तनकीद भी ला सकते हैं, उनके ऊपर बाकायदा जिस तरीके से भी दुनिया में होता है कि कोई भी अगर मसला बनता है तो कमीशन बन के इंक्वायरीज होती हैं। लेकिन अगर इसको एक मुहिम के तौर पर आप ये सिर्फ इसलिए कि भाई आप हुकूमत में नहीं है आप उनको तनकीद का निशाना बनाएं, ये मेरा ख्याल है कि इसका एक बाकायदा नेशनल डायलॉग में ये बात सामने हम आनी चाहिए, उसको बड़ा क्लियर कर देना चाहिए और सबको इस पर अमल करना चाहिए हमारी। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। जैसे जिक्र कर रहे हैं जनरल साहब, हकीकत यही है कि इस मौके के ऊपर एक नेशनल कमीशन हो, एक डायलॉग का आगाज़ किया जाए, और वो डायलॉग जो है इस बुनियाद के ऊपर हो कि भाई माजी में जो भी गलतियाँ हुई उन गलतियों को, हर इदारे से गलतियाँ हुई हैं, ये बात नहीं है कि हर इदारे से गलतियाँ नहीं हुई। हरमीत ने भी थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था, जो कमेंट किया था, वो इसी बात के ऊपर था कि माजी में फ़ौज से भी गलतियाँ हुई हैं, सियासत में उन्होंने दखल दिया, मार्शाल्लाह बहुत तवील लगते रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को मौका मिल जाता है। अब अगर वो अपने आप को अलग कर रहे हैं इस ट्रेंड से तो फिर उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ज़रूरत इस अमर की है कि अब बाकायदा तौर पर रेगुलेट करने के लिए, जैसे गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, एक दफ़ा करना पड़ेगा। हम खैर आगे बढ़ते हैं। हमने वो भारत का एक बड़ा ज़बरदस्त गाना है, मुझ पे ये किसने, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, वो एक इस तरह की खबर है। आप लोगों से शेयर करती हूँ और स्क्रीन के उस जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे भी शेयर करती हूँ। भारत का एक स्कूल है जिसको हरा रंग कर दिया बाहर से, और उसका हेड मास्टर जो मुअत्तल हो गया। वो बुनियादी तौर पे उस स्कूल में ये हुआ कि टीचर जो है हेड मास्टर ख़ास तौर पे उन्होंने जब हरा रंग करवाया तो गांव के लोगों ने इसके बारे में कहा कि ये इन्होंने जो मुसलमानों के मदरसे हैं वो बना दिया स्कूल को, और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, उनके ऊपर ये भी इल्ज़ामात लगे कि इनके अकायद इस तरह के हैं कि जो बुनियादी तौर पे हिंदुओं को रोकते हैं इबादत की तरफ जाने से, और उनको मुअत्तल कर दिया गया। ये ट्रेंड जो है, हरमीत तो स्पेशलिस्ट है हमारा हिंदुस्तान के इस तरह के ट्रेंड्स देखने की तरफ वो देखता रहता है, ये बहुत ज़्यादा मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि मैं जब बहुत सारे ऐसी किस्म की चीज़ें जब हिंदुस्तान की मीडिया पर देख के और सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करता हूँ तो वहाँ पर देख के मुझे हैरानी होती है कि वहाँ पे ये जनूनियत जो है वो इस किस्म की हो गई है कि आरएसएस जो है अब उनकी जो मुहिम है, इसमें कोई शक नहीं। अभी आपको याद होगा पिछले हफ्ते उनकी सिखों के साथ मुठभेड़ हुई थी और उन्हें कोशिश की थी कि खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद उनकी काफ़ी दुर्गत भी सिखों की जानिब से बनाई गई हिंदुओं की। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस किस्म के जो प्रोपेगेंडे हैं, फिर खासकर मुसलमानों को खासकर जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ये सिर्फ आम आदमी नहीं कर रहा बल्कि हुकूमत इसके पीछे और बाकायदा जो है इनको फंडिंग हो रही है। जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका था कि तकरीबन 30,000 सेंटर हैं आरएसएस के और उसमें तकरीबन 30 लाख वर्कर काम कर रहे हैं, और वो किसी भी भेष में जाकर, किसी भी रूप में जाकर, चाहे वो मुसलमान का रूप धार लें या सिख का धार लें, लेकिन वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते हैं जिसमें शर, ये जो फसाद है, इस किस्म का जो इंतशार है वो हिंदुस्तान में कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं
जिसमें हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद जो सोशलिस्ट है वो इसके खिलाफ बाकायदा वो भी मुहिम चलाई, लेकिन उनकी जो तादाद है वो इंतहाई कम हो गई। और जैसे मोदी बरसर इक़्तिदार आए हैं तो इस किस्म की चीज़ें जो है कम होने के बजाय तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। और तशद्दुद जो है मुसलमानों के साथ, कर्नाटक में क्या हुआ है कि वहाँ पे आपको पता है कि इससे पहले नकाब का मसला था, उसके बाद स्कूल में उन पर जिस तरह जुमले कसे जा रहे थे, इसके बाद दीगर जो है लाउड स्पीकर, जिस तरह मैं पहले जिक्र भी कर चुका था कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने मसाजिद से, तमाम मसाजिद से जो है लाउड स्पीकर उतार दिए कि भाई हमें डिस्टर्बेंस होती है। इससे पहले आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के एक मारूफ सिंगर जो है उन्होंने भी इस किस्म का की ट्वीट की थी, जिसके बाद उनको काफ़ी जो है उनके पर तनकीद की गई और उन्होंने फिर मुसलमानों से बाकायदा माफ़ी भी मांगी। तो ये चीज़ें अब से नहीं बल्कि ये ट्रेंड जो है ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे और हमें कहीं ना कहीं दिखता, वहाँ से मिलता है। अच्छा, ये इंतहा पसंदी की और आप देखें ये तासुब पसंदी की इंतहा देखें कि इट सीम्स टू बी लाइक मदरसा जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो मदरसे की तरह की शक्ल या वो रंग जो है उस तरह का है, तो हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया। और वहाँ पे मौजूद मुसलमानों पे और बच्चों पे अब्दुल साहब को क्या लगता है कि क्या असरात मुरतब होते हैं इसके कि वो ऑलरेडी बड़े एक्सट्रीमिस्ट है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके जो हरमीत जैसे जिक्र कर रहे थे, उनको आरएसएस की आइडियोलॉजी के तहत अब ये किया जा रहा है कि तारीख को मस किया जा रहा है। और जो कोर्सेज में तारीख पढ़ाई जाती है उससे मुसलमानों के चैप्टर निकाले चले जा रहे हैं, उसकी बजाय निकाले चले मतलब मुसलसल टेंट चला हुआ है उनको निकाला जाए, जो तकरीबन निकाल दिए गए हैं। और 1000 साल तक मुसलमान वहाँ पे रहे हैं, बादशाह, मुख्तलिफ सलातीन, उनका दौरे हुकूमत है, उसमें तरक्की हुई है, उसमें हिंदुस्तान को एक बिल्कुल बिखरी हुई रियासतें थी, उनको यकजा किया। उसके बाद इसी तरह से दूसरे मज़हब के बारे में भी यही वो करना चाह रहे होंगे और वहाँ पे ईसाइयों को भी साइडलाइन और सब आपने देखा होगा कि जो आपने 1000 साल की बात की मुसलमानों की हुक्मरानी रही है, लेकिन उधर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो तारीख़ी मकामात थे या तारीख़ी गलियाँ कूचे जिनके नाम किसी बादशाह के नाम से, मुस्लिम बादशाह के नाम से मुंसलिक हैं, उनको तब्दील करने की कोशिश जो है वो बाकायदा एक मुहिम शुरू है। अब आगरा के हवाले से भी वही कहते हैं कि यहाँ पे कहीं मंदिर था। हरमीत, ओवरऑल देखें तो बड़ी ज़रूरी है कि हम तारीख़ के में एक कदम अपना तारीख़ में ज़रूर रखें, क्योंकि बड़े खूबसूरत अंदाज में नहीं कहा गया कि अपनी मट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो तारीख़ पाकिस्तान में या एक्सवाइज़ कहीं भी किसी भी मुल्क में हमें साथ कीप इन माइंड रख के ही चलना चाहिए। तो ऑल दो खबरें और भी हरमीत को भी शामिल करेंगे और खबरें मज़ीद भी शामिल करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी, वापस आते हैं, स्टे विद अस। मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दे, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। अभी तक वो लोटा पेशावर आने की उसने जुर्रत नहीं की। जिधर भी ये लौटे जाएंगे पाकिस्तान में, इनको 2 नारे लगेंगे, ज़मीर फरोश चोर और दूसरा नारा लगेगा गद्दार। वो चाहते थे कि मुशर्रफ की तरह सरबराह हो, एक ही टेलीफोन की धमकी में चारों निशाने चेरी ब्लॉस जूते पॉलिश करने वाला। उसने क्या कहा? जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। जनाब, क्लिप्स आपने नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के पब्लिक न्यूज़ के। आपने भी तकरीर देखी, हमने भी देखी। कल इमरान खान साहब का लहजा तल्ख से तल्ख होता चला जा रहा है और फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम, तमाम इदारों के ऊपर इल्ज़ाम, कोई एक इदारा नहीं है जो उनसे बच रहा हो इस वक्त। तो ये क्या करना चाह रहे हैं वो इसमें? कल शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी उसके तहत इन्होंने कहा कि ये इंतशार फैलाना चाह रहे हैं और ये इंतशार असल में बगावत है और उन्होंने कहा इनके खिलाफ मुकदमा बनने चाहिए। रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने शाइये पे बुलाया हुआ था जी, रात मैंने उनसे यही बात की कि उसने तो कहा था कि मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। वो ख़तरनाक हो गया। हाँ, वो कौमी सतह पे कह तो रहे हैं कि ग़ुलामी या आज़ादी, लेकिन अमली तौर पे वो इंतशार की तरफ जा रहे हैं। तो क्या राना सनाउल्लाह साहब साथ बैठे हुए, वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, क्या बताते हैं कि ये भी पकड़ दकड़ जकड़ वाला मसला शुरू करने वाले हैं? क्योंकि माजी में कोई रिज़ल्ट नहीं निकला उसका। तो क्या आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इसको लीडर बनाएंगे गिरफ्तार करके? उन्होंने कहा नहीं, हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। अगर ये इसी तरह इंतशार करेगा, अगर ये खूनी इनकलाब की बात करते हैं शेख रशीद साहब जैसे, तो फिर कानून के हाथ बहुत लंबे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि 1 साल 3 महीने हमारे पास हैं, तो यकीनी बात है कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। जो पीछे जो ख़राबियों की बात हम कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन महंगाई है, मसाइल हैं, मुआशी प्रॉब्लम हैं। तो 1 साल 3 महीने में मैंने करने हैं।
कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में क्या लेने जाएंगे आप। अच्छा निखिल, आपको क्या लगता है जो क्लिप्स हमने देखे बड़े इंथुसियास्टिक होके इमरान खान साहब हमेशा स्पीचेस करते हैं और वो कुछ हो ना हो लोग उससे इंस्पायर होके देखते ज़रूर हैं, सुनते ज़रूर हैं, एटलीस्ट वो अमली तौर पर उनका जो भी सीन हो। अगर हम एहतजाज की कॉल की बात करें और ये साइकिल जो चलता है निखिल साहब, इसे आप क्या समझते हैं? जो हुकूमत में होता है वो स्लिपिंग मूड पर चला जाता है, जो बाद में हुकूमत से बाहर निकलता है वो अपनी तनकीद बराए तनकीद और इस तरह के इख्तलाफात और उनको लेके जो स्पीचेस की जाती हैं, कि सर्कल जो चलता जा रहा है इसे हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए हमारी कौम का हाफजा जो है ना बड़ा कमज़ोर है और ये हमेशा इसी तरह होता है, ये कोई अच्छा, नई रूटीन नहीं short है। memory loss। हाँ, लेकिन एक बात है कि वो सब अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने निकलवाया, यू टर्न लेके कह रहे हैं मुझे जुलाई से पता था। आपने उस वक्त क्यों नहीं एहतजाज U-turn किया? लेके। अच्छा इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, अमेरिका गलत है, अच्छा अमेरिका के खिलाफ है। आप कहते हैं ईरान देखे छोटा मुल्क है, डटा हुआ, उसके सामने आप क्यों नहीं डट सकते? पाकिस्तान को भी डट के खड़ा होना चाहिए। तो अपने जलसों में ये कहें ना कि मरकबर अमेरिका जो ईरान नारे लगाता है, जब आप ईरान की तारीफ कर रहे हैं, नहीं तो आप कहें ना अमेरिका मुर्दाबाद, आप नहीं कहते। उस तरह के रिसोर्सेज भी लेके आए जैसे ईरान के पास मौजूद है। वो बात की बात है, चले नहीं हाँ, है इस वक्त नहीं है, माशी तौर के आपको ऊपर- निकाल दिया गया। देखिए नहीं ठीक है, निकाल दिया ठीक गया, है। आपके खिलाफ साजिश है, आपका दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान को गुलामी चाहता है, पाकिस्तान की, हाँ। पाकिस्तान की आज़ादी सल्ब करना चाहता है। तो आप खड़े होकर कहें कौम से, जिस कौम से आप मदद मांग रहे हैं उस कौम से कहें कि अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाओ। इस चीज़ की जरूरत अब तो वीडियो आ गई सोशल मीडिया पे, जब वो नारे लग रहे हैं इनको रोको रोको रोको, इनको रोको, सोशल मीडिया पे चल रही है कि भाई इनको समझाओ, इनको समझाओ, रोको रोको रोको। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई ये क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों की चूंकि जज्बातियत है, उस जज्बातियत से खेलना चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान से, इस धरती से, इस सरजमीन से लोग बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चाहे कोई आदमी 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है, रोज़ा रखता है नहीं है, फ्रॉड करता है नहीं करता, लेकिन जब आप इस्लाम का नाम लेंगे वो मरने को तैयार हो जाएगा। उसी तरह इस धरती पे मरने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि धरती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने, और धरती के लिए हमारी फोर्सेस ने दी है, अवाम ने दी है, कौम ने दी है। यहाँ दहशत अब अगर इस तरह आप कह रहे हैं, देखिए शेख रशीद फिर कह रहे हैं कि खूनी इनकलाब, मुझे तो लग रहा है कि काल जो ये है तो खूनी हो पता जाएगी। नहीं एक अहमकाना सी स्टेटमेंट है। बहरहाल हरमीत हम ऐसा मौजूद है, हरमीत का भी रुख करते हैं, जरा उससे भी पूछते हैं। हरमीत अस्सलाम वालेकुम दोबारा। जी 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 नकवी साहब, ये जो खूनी इनकलाब की बात हो रही है, लॉन्ग मार्च की, खूनी लॉन्ग मार्च और इस किस्म की जो बातें हो रही हैं, और ये तशद्दुद पर मबनी बयानात जो है, इसका ये रुझान बढ़ता कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। नुकसान जो है क्या लगता है हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन को भी होगा इस किस्म की, ये जो सियासत में एक नई रविश जो है सियासतदान डाल रहे हैं? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि खूनी इनकलाब, इससे क्या हुकूमत को जो नुकसान हो रहा है, ऑपोजिशन को भी नुकसान होगा इस ट्रेंड से? देखिए गुज़श्ता रात जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, उसमें तो वो बड़े मुतमईन थे। वो कहते हैं हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और हमने काम करना है, क्योंकि हमने ये चैलेंज कबूल किया है, हमने हुकूमत को गिराया है, हमने हुकूमत को पार्लिमानी अंदाज में गिराया है, तो हमारा हक है, हम करेंगे कोशिश। अगर नहीं करेंगे, हम नाकाम हुए तो हमें भी ज़ाहिर है लोग तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो बातें कि खूनी इनकलाब की, इंतशार की, अदारों के ख़िलाफ़ बातें, अदारों को लड़ाने की, इसको हम अफोर्ड नहीं करते। क्यों कि ममलकत की बुनियादें जो हैं वो हिल जाएंगी इससे, लिहाजा हम ये नहीं करते। और राना सनाउल्लाह ने फिर यही बात की कि फिर कानून के हाथ लंबे हैं। लेकिन नासिर साहब, मसला ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, हुकूमत में होती है, उस वक्त ये ज़रूर नारा लगाती है हुकूमत के हाथ लंबे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस मौके के ऊपर मुल्क जितना ज़्यादा मसाइल का शिकार है, अपोजिशन को भी कायल करने की ज़रूरत है कि तुम बजाय इसके कि इदारों को मुतनाज़ बनाओ, तुम गवर्नमेंट के साथ बैठो, मिलके मुल्क के मसाइल के लिए हल करें। साहब ये जो अपोजिशन तो इख्तिदार में आ चुकी है और जो इख्तिदार था वो अपोजिशन में जा मैं चुका वही कह रहा हूं, है, और दोनों उनकी को- माजी जो है इस बात की निशानदेही करते हैं कि लेकिन वो फिर- जब नहीं होते इख्तिदार में थे तो वो हमेशा पार्लियामेंट से बाहर अच्छा, रहते। नेक्स्ट ये बता वो दें- पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं होते। अच्छा ये बता दें, चलिए हम किसी भी सियासी जमात की बात नहीं करते हैं, हम किसी आम पब्लिक न्यूज़ के इस मॉर्निंग शो में जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम पब्लिक की बात कर लेते हैं कि आम पब्लिक को हुब्बुल वतनी के नाम पे, पेट्रोलिज्म के नाम पे हम करते हैं मैनिपुलेट। वो कोई भी जमात हो, अब ये जो खूनी इनकलाब की हम बात कर रहे हैं, हम तब्दीली की बात करते हैं, हम किसी भी ऐसी स्पीच से जो सामने देखने वाली आवाम होती है वो हो जाती है कन्विंस, फॉर द टाइम बिंग कन्विंस होती है, लेकिन कन्विंस होकर वोट भी देते हैं, बाद में पछताते भी हैं, फिर दोबारा से खिलाफ भी हो जाते हैं, फिर फेवर में भी आ जाते हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए आवाम के मसाइल और हैं, हम लोग यही तज़किरा करते रहे कि आवाम के मसाइल महंगाई है, आवाम के मसाइल कंसर्न्स बेरोजगारी ही है, हो रहे हैं उनके। और वो चीज़ें नहीं, उसे नहीं पता कि आप IMF में क्या मीटिंग कर रहे हैं और उसके क्या रिजल्ट निकलेगा, 3 महीने बाद निकलेगा या 10 दिन बाद निकलेगा। हमने कहा आप कर क्या आए हैं?
आपने बड़ी तेजी दिखाई, आप रिजल्ट सऊदी अरब चाहिए, गए हैं। हमें रिजल्ट चाहिए। हाँ, रिजल्ट क्या निकला, आवाम को सिर्फ रिजल्ट चाहिए और उसके बाद आगे उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं और बड़ी बहुत ज़्यादा खतीर रकम की हम सब्सिडी दे के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि महंगाई को, क्योंकि सबसे पहला मसला महंगाई का है, लोग पिसे हुए हैं। ये बात वज़ीर आज़म ने कहा हमें पता है और हमें ये भी पता है कि ये हमारा इम्तिहान है, हमने आगे हिसाब देना है। तो अगर हुकूमत अपने समझती हो कि हमारा जो है हुदूद क्या है, महदूद कितने हैं, मसाइल कितने हैं, वसाइल कितने हैं, उसके मुताबिक रह के करें तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं और इन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये एक हुकूमत गिरा के आए हैं। लिहाजा अगर नहीं करेंगे तो इन पर ज़्यादा इल्ज़ाम, डबल इल्ज़ाम लगेगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर हुकूमत गिरा के ना आए होते, हाँ। इसी नारे तो के बात ऊपर आए सिनेरियो और होते होता। कि नालायक हुकूमत है, हाँ। नालायक हुकूमत से संभल नहीं रहा मुआशी मैदान, हम मुआशी मैदान में एक इनकलाब बर्पा कर देंगे। जी। अगर ये मुआशी मैदान इनसे संभलता नहीं है तो इनके मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे और फिर इलेक्शन में बाकी आपकी बात सही है कि क्या बयानिया होगा जिसके ऊपर ये इलेक्शन में जाएंगे। उन्होंने तो अपना बयानिया हिसाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप वज़ीर आज़म कैसे से जाएंगे ना। उन्होंने तो बयानिया बना लिया, तहरीक इंसाफ ने तो अपना, उन्हें तो गुलामी बना लिया, आज़ादी बना ली। आज़ादी अब बना किससे ली। आज़ादी चाहिए, किसकी गुलामी से निकलना है, आप क्या करते हैं क्या नहीं। अभी कह रहे हैं कि हम किसी भी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब नहीं चाहते, हम अमेरिका के दुश्मन नहीं है, हम अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब नहीं चाहते। तो ये क्या है, अवाम चूंकि मासूम सिर्फ है बयानिए में- उसको गोलियां देते रहे आप, खट्टी मीठी और गोलियां। फिर ऊपर से बयानी की टेक्निकलिटी देखें आपके बाजू का ऐसे स्टेटमेंट दी जाती है कि अवाम खुद ब खुद ही मजहब के नाम पर या फिर इमोशनल होके कन्विंस हो जाती है। अब जहाद का जो हरमीत जिक्र किया है किसी स्पीच में, आप वो देखें कि कितने आराम से हम अवाम को मैनिपुलेट कर लेते हैं, बता देते हैं कि जी ये आपका ट्रिगिंग पॉइंट है और ये आपकी कमजोरी है, इसकी वजह से आपने घर से बाहर डॉक्टर साहब निकलना है। एक बात मैं बताऊं यहाँ पे, जी, इस बात को इजाफा करूँ, अपने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब वो ये कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत दे रहा होता है ना तो उसके हिस्से के बेवकूफ़ पैदा कर देता है। तो माशाल्लाह ये वही काम है और कोई नहीं है। वरना आप ये सोचें कि जिहाद की बात करते हैं, हाँ। अब इस सारे में अब जहाँ गुलामी और आज़ादी की बात कर रहे हैं वहाँ रियासत मदीना कहाँ गई, हाय हाय कहीं है जिक्र? हाय हाय। आए तो रियासत मदीना के नाम पे थे। हरमीत कहाँ गई रियासत मदीना और कहाँ गए हमारे वो लीडरान, हाँ 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 कहाँ बिल्कुल गए? बिल्कुल नकवी साहब। लेकिन जी जी वही पॉलिटिकल ये जो है चीज़ें बयानात बदलते रहते हैं। नकवी साहब लास्ट सवाल है भाई, मेरे ख्याल में टाइम भी कम है, जी, जी। क्या कहेंगे? लॉन्ग मार्च की बात की गई, जल से जुलूस तो मैं कल एबटाबाद में था, बड़ी पूरे रोड सारा कुछ बंद था और लोग जो है बेधड़क होकर निकले थे, लाए नहीं गए थे, निकले थे, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। क्या कहेंगे अगर इस्लामाबाद आके 10-20 हज़ार भी बैठ जाए तो कितना नुकसान होगा अच्छा, हुकूमत? हाँ, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है कि इमरान खान ने कल जो जलसा किया है, ये कह रहे हैं कि मैंने देखा है वहाँ पे लोग लाए नहीं गए थे, लोग खुद आए थे। निकले नहीं, आ रहे थे, लोग। निकले देखिए, थे, लोग आ रहे हैं। निकले कोई थे इनकार लोग। नहीं। अब अगर एक बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा सिवाय इंतशार क्या? देखिए जो उनके नारे हैं, जो उनके स्लोगन हैं, वो तो इंतशार की लड़ाई की है। बाकी लॉन्ग मार्च की आप बात कर रहे हैं तो लॉन्ग मार्च में जब मौलाना ने किया तो बंदे कम थे। आप ये बताएं, लोग होते हैं बड़े कमिटेड लोग होते हैं, नौजवान नस्ल लेकिन उनके साथ है। मौलाना और इनके लॉन्ग मार्च में एक फ़र्क मैं है। एक बात कर- मौलाना का मकसद नहीं था कोई बड़ा इंतशार फर्क है, पैदा बड़ा करना, नकवी साहब, वो नहीं, भी उनका मैं बात मकसद कर रहा हूं, इंतशार मैं बात पैदा कर करना। भाई मैं यही कहा ना, मैंने यही कहा कि क्या देखिए भुट्टो साहब को किसी ने कहा कि असगर खान, एयर मार्शल असगर खान आपको बहुत तंग कर रहा है, आपका दोस्त था लेकिन अब आपके खिलाफ तनकीद कर रहा है, इसको पकड़ के जेल में डाल दें। अच्छा। तो भुट्टो साहब ने कहा मैं पागल हूँ, मैं इसको लीडर बना दूँ, मैं जेल में नहीं डालूंगा, बोल रहे थे। यस यस। मैंने यही सवाल कल किया था राणा साहब से कि राणा साहब आपने लीडर बनाना है इसे अंदर देके या इसको बोलने देना है? उन्होंने कहा हमने बोलने देना है, लॉन्ग मार्च करें, कानून का हाथ ना लें, लेकिन अगर इंतशार की सियासत करेंगे तो लाजमी फिर पकड़ धकड़ होगी। और ये अगर पकड़ मामला दकड़ तो होती है ना, तो वो अगर पकड़ मसला- दकड़ होती है तो 20 जाहिर है, मैं 20,000 कहता हूँ उसको बंदा फायदा इकट्ठा होगा, लेते हैं। नुकसान नहीं होगा। हाँ, मैं यही बात जो कि कर रहा मैं already कहता हूँ हुआ उनको है, फायदा तो- होगा, नुकसान नहीं अब तो होगा। रोज़ मुझे लिहाजा लगता है- हुकूमत जहाँ मुआशी तौर पे, जहाँ महंगाई के हवाले से, जहाँ दूसरे मामलात में वो कह रहे हैं हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, जैसे पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। मैं अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ चलें। ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन देखिए गुड मॉर्निंग प्रोग्राम है और हमने गुड मॉर्निंग पब्लिक को बड़ी हमने हशाश बजा तरीके से ईद के बाद हमने कहना है कि आप आएँ और अपना काम शुरू करें और एक नई सिरे से चीज़ों को आगाज़ करें। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बातचीत हमने की, लेकिन फ्रेश खबरें भी हम ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, तो स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। वेकअप कॉल है गुड मॉर्निंग पब्लिक न्यूज़ की। पब्लिक को के उठे भाई ईद हो गई, छुट्टियां इज डन, सो नाउ गेट बैक टू द वर्क। और इसके साथ साथ अगर हम काम की बात करें तो सारे कामों को छोड़ के इस दफ़ा ईद पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफ़ी सारी लॉलीवुड की अच्छी बनने वाली मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ हुई। और लोगों ने, खासतौर पर बच्चों ने, जो ईदी इकट्ठी हुई उसको बस सोचा कि कहीं नहीं लगाना, बस हमने जाना है। और सिनेमा का एक चार्म होता है, लोग इन्जॉय करते हैं, तो बच्चों ने खासतौर पर बड़ी तादाद में सिनेमा घरों का रुख किया। लेकिन आज के प्रोग्राम में खबर ये है कि हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स जो हैं वो शदीद गम और गुस्से का इजहार भी उन्होंने किया, क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है वो कंपैरेटिवली जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। एक ऐसे स्टार से आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि ऑन स्क्रीन भी है और ऑफ स्क्रीन भी है। हमारे साथ जो है पाकिस्तान के मारूफ हिदायतकार और फिल्म साज सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर कैसे हैं आप? बेहतरीन सर वेलकम टू द शो। आपको सुबह बखैर हमारी पूरी टीम की तरफ से। बड़ी ज़बरदस्त मूवी, और सबसे अहम बात है कि मैंने तो पूरी फैमिली के साथ अब्दुल रऊफ साहब प्लान किया था। अब्बा खास तौर पर उस मूवी को देखने के बड़े शौकीन थे कि मैंने वो मूवी देखनी है, बिकॉज हमारा कल्चर वहाँ पे जो है ना बड़े अच्छे से आपने डिपिक्ट किया है। तो कैसा आपको फीडबैक रहा उस मूवी का? जी फीडबैक तो बहुत अच्छा, बड़े फैमिलीज ने बड़ा आके देखा है फिल्म को, बार बार देखा है। एक खातून मुझे मिली तीसरे रोज़, अच्छा, तो वो उसने कहा कि ये मुसलसल मेरा तीसरा दिन है कि मैं फिल्म देख रही हूँ। वाह भी वाह। तो जो किसी फिल्म की कामयाबी का क्या बात जो है सबूत यही होता है कि उसको बार बार देखा जाए, बार बार देखा जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन रही। पंजाबी फिल्म थी और पंजाबी फिल्म को कंसीडर जो किया जाता है अच्छे लेवल पे नहीं किया जाता, तो बहर तौर पंजाब में उसने बड़ा अच्छा बिज़नेस किया। फैसलाबाद में फैंटास्टिक बिज़नेस था, मुल्तान में बहुत अच्छा, फिर गुजरात, गुजरांवाला, पिंडी, लाहौर ख़ास तौर पे बहुत अच्छा। तो मैं ख्याल में इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, लोगों को ज़रा थोड़ा सा बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, थोड़ा सा उसका ट्रेलर दिखाते हैं ताकि पता चले कि किस फिल्म के बारे में बात हो रही है और कल्चर किस तरह का था, किस तरह की मतलब वहाँ पे आपने पेशकश की है, डायरेक्शन किस तरह की है, कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। वो तो देख लिए, जिन्होंने नहीं देखी हैव अ लुक। जी राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम आवर साइड। बड़ी ही खूबसूरत आपने हर चीज़ को पिक्चराइज किया है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कास्ट की बात कर लेते हैं। आपने जब शहरों का जिक्र किया ना कि बड़ा अच्छा फीडबैक आया इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से, तो फैसलाबाद से तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आपको आना ही था। जन्नत मिर्जा मशहूर टिकटॉकर है, भाई बड़ी प्यारी भी है माशाल्लाह, और काम भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। कैसे है, मतलब ऐसे कुछ ज़रूरत होती है वक्त की ना कि आप कुछ ऐसे बंदों को कास्ट करें जो कि नया टैलेंट भी हो, फिर ऊपर से मशहूर भी काफ़ी हो। जी नहीं, मैंने जब जन्नत को साइन किया था उस वक्त वो इतनी पॉपुलर नहीं थी टिकटॉक पे ज़्यादा थी। जी हाँ, तो ग्रेजुअली फिर उसको बड़ा बूस्ट मिला और बड़ा उसको कामयाबियाँ मिली, तो वो बेनिफिट हुआ फिल्म को, तो उसका फ़ायदा तो। अच्छा, अब ये हुआ कि सिनेप्लेक्सेस, मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म को जगह नहीं मिली, और उसकी बजाय आपको रिलीज़ करनी पड़ी सिंगल जो सिंगल स्क्रीन है वहाँ के ऊपर। तो इसका दुख तो हुआ होगा, मतलब ये कि आप जितने बड़े पैमाने पे अपनी फिल्म को रिलीज़ कर सकते थे उतने बड़े पैमाने पे नहीं कर पाए। रऊफ साहब, मैं इस बात को समझने से बिल्कुल कासिर हूँ कि वाह पंजाबी लैंग्वेज मल्टीप्लेक्स की ज़ीनत नहीं बन सकती। अगर हिंदुस्तान की फिल्म पंजाबी मल्टीप्लेक्स में साल हर साल चल सकती है तो वाई नॉट पाकिस्तानी। तो इसको क्यों अंडररेट किया जाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हालांकि वही कैमरास हैं, बल्कि मेरी तो फिल्म की पोस्ट भी मैंने अब्रॉड में की है। अच्छा, बाकी जो उर्दू फिल्में हैं उनकी पोस्ट शायद यहाँ हुई है पाकिस्तान में, लेकिन मैंने बहुत तवज्जो के साथ उसको बेहतर बनाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं तो उसके बराबर कहीं रखने के लिए मैंने इस पे मेहनत की। और सारी पोस्ट अब्रॉड में हुई। 1.5 महीना मैं अब्रॉड में थाईलैंड में रहा और वहाँ से मैं बनवा के लाया। फिर इसकी जो कलर करेक्शन है उस पर मैंने बड़ा टाइम लगाया। तो सारी चीज़ें करने के बावजूद अगर उसको जगह नहीं मिलनी तो कुछ सिनेमा की भी मजबूरियां हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, कोई तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन अफसुर्दा मैं ज़रूर हूँ। इसका हल क्या है हरमीत? आपको क्या लगता है कि इतने बजट में एक मूवी बनती है और ऊपर से रिप्रेजेंट करती है हमारे कल्चर को, तो मल्टीप्लेक्स सिनेमा की और मालिकान की क्या मजबूरियां हो सकती है? व्हाई इज इट सो?
देखिए मैं तो ज़ाहिरी बात है कि मैं सहीनूर साहब की तरफ ये सवाल करूंगा, क्योंकि अगर आप देखें मैंने ये फिल्म का ट्रेलर देखा, बल्कि मुझे याद है जब ये फिल्म बन रही थी तो हम एक सेट में थे और इसका हमने जिक्र किया था, और आज यकीनन मैंने जब ट्रेलर देखा तो मैं तो ज़रूर देखूंगा। लेकिन सर आपको ये क्रेडिट जाता है कि पंजाबी ज़ुबान की फिल्में जो हैं उसको एक नई तरीके से आपने पेश किए, और इसमें जो कैरेक्टर हम देखते हैं वो कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा फिल्मों से गायब भी हो गए, सायमा जी दोबारा आई हैं, बहुत अच्छा लगा उसको, हम वैसे भी हमारी फेवरेट है। सर आप क्या लगता है कि जब पूरा साल इंतज़ार होता है फिल्म प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को कि वो फिल्म जो है ईद पर ही रिलीज़ करेगा, और अचानक फिल्में हटा दी जाएँ तो कितना ये नुकसान होता है? इसके साथ साथ जो एक्टर हैं या उसमें काम करने वाले दीगर अदाकार हैं उनको कितनी मायूसी होती है? देखिए हरमीत साहब, पहले होता था जब फिल्म रिलीज़ होती थी तो सिनेमा वाले के साथ एक एग्रीमेंट होता था कि आपकी फिल्म में अगर इस अमाउंट तक वीक क्लोज किया तो आपकी फिल्म चलती रहेगी, ठीक है, और अगर इससे कम किया तो उतार दी जाएगी। ठीक है। तो ना उतरने का अफसोस होता था, ना उनको चलाने में कोई कबाहत होती थी सिनेमा बिल्कुल वालों ऐसे ही को। है। अभी क्या है कि अभी कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता, जुबानी क्लब हाँ जी लगा देंगे, आपको कोई पता नहीं कि कौन सा शो आपकी फिल्म का चल रहा There है, is no terms and condition and specification. Yes. कौन सा शो आपको चल रहा है। अचानक आपको पता चलेगा आपका सुबह 11 बजे शो है। अब 11 बजे आवाम को कहाँ से लाएंगे आप? उनको कैसे बताएंगे? ना आप कंपेन चला सकते हैं, ना इतला कर सकते हैं, ना कोई इश्तहार दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा मसाइल है। अब सिनेमा के लिए क्या मसाइल है कि उनकी भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने भी बिजनेस गेन करना है। अब वो ये देखते हैं कि कौन सी फिल्म जो है स्टार्ट अच्छा ले सकती है। Yes. मेरी फिल्में ग्रेजुअली हुई हैं, जितनी भी फिल्में हुई हैं वो 3 दिन तो समझने में लगता है फिल्म को, फिल्म लगी है क्या है, तो उतनी देर में वो ये समझते हैं कि ये तो फिल्म ठप है, उसको उतार देते हैं। मेरी चूड़ियाँ ले लें, मेरी जितनी भी हिट फिल्म्स हैं Gradually hit हुई है ना? वो लोग जाके बात करते हैं यार बड़ी अच्छी फिल्म है। जैसे हरमीत ने अभी कहा, उसने देखा तो उसने फ़ोन कहा यार मैं तो देखूंगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है, सायमा जी भी हैं, ये भी। तो इसी तरह तो ये एक दोनों तरफ से है। मैं सिनेमा वालों को सिर्फ दोष नहीं दूंगा, अपने आप को भी मैं ये कहूँगा कि हमें 5 फिल्में नहीं लगानी चाहिए थी अच्छा फिर से एक ही वक्त में। हमारे पास इतना सिनेमा नहीं है, हमारे पास इतना सिनेमा नहीं है, हमें 5 फिल्में नहीं लगानी चाहिए थी। अगर 3 फिल्में लगती तो नहीं, तो जब आप 5 फिल्मों की बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे होते थे, एग्जीबिशन के एग्जिबिटर्स होते थे, वो अब कोई भी नहीं है। आपस में बैठ के तय करें कि भाई हमने इन मौके के ऊपर रिलीज करना है फिल्म को, आपको याद होगा रिलीज कमेटी बनती थी एक कि भी जिसकी फिल्म पहले सेंसर होगी उसकी चलेगी और एक वीक में एक फिल्म लगेगी, ऐसा भी होता रहा है। तो फिल्म तब सिनेमा भी बहुत ज़्यादा थे, अभी तो सिनेमा ही नहीं है, थोड़ी सी स्क्रीन्स है और वो भी बांटी जाती हैं, और वो जो बंटवारा है उसका कोई पता नहीं है, वो तो कमेटी है कि किसके हिस्से में कौन सा वक्त निकला है, क्या निकला। अच्छा ये ऑप्शंस ज़्यादा होने की वजह से भी मेरे ख्याल से हरमीत ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारी मूवीज़ आई और कुछ में ऐसे लोग थे जो कि वैसे ही लोगों को काफ़ी पसंद है। मतलब अगर इमरान की बात करें तो इमरान को काफ़ी पसंद किया जाता है ऑल दो, लेकिन जन्नत को देखने वालों की तादाद भी उतनी ही बड़ी है। जैसे आप सायमा को बहुत पसंद करते हैं, आपने देखा तो आपने कन्विंस कर लिया अपने आप को कि मैंने ट्रेलर देखा तो मैं मूवी भी देखूंगा। लेकिन जो प्रोसेस होता है ना वो बड़ा मज़े का होता है। पिक्चर आपने जब शूट करना शुरू की, हम जानना चाहते हैं उसकी रुदात की, मतलब काफ़ी एक लंबा अरसा लगा ना, बीच में काफ़ी गैप भी आया। सो मैं शूट कर रहा था तो ये कोविड आ गया, आखिरी शूटिंग्स थी मेरी, तो हमने ये सोचा हुआ था कि ईद पे लगाएंगे हम फिर। तो मैं पोस्ट पे लग गया, अपनी एडिटिंग पे लग गया, 4-5 महीने मुझे एडिटिंग में लगे, लेकिन कोविड गया ही नहीं। वो ईद आ गई, ईद गुजर गई, हमने सोचा चलो अगली ईद पे लगा लेंगे, वो फिर अगली ईद आ गई, कोविड गया ही नहीं, अगली ईद भी गई। ये तीसरी ईद थी फिल्म की कंप्लीशन के बाद, ये तीसरी ईद पे हमने लगाई है। तो मैंने ये देखा है, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इतनी फैमिलीज ज़मीन पे बैठी हुई हैं, यानी उन्होंने कहा जी हमने जाना नहीं, हमें सीढ़ियों पे बिठाते हैं, हमने फिल्म देख के जाना है। ये फैमिलीज़ का हाल था, और ये तमाम फैमिलीज़ जो साहब ये लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जिन्होंने वो मूवीज देखी जिन्हें हम चूड़ियाँ कहते हैं, जिन्हें वो मूवीज देखी इसमें सायमा को वो सीन करते हुए जिसमें आज भी, हालांकि मेरे बहुत बचपन की मूवी है लेकिन मुझे आज भी वो गाना भी याद है, वो गाँव भी याद है। चूड़ियाँ और इसका खासा गैप है,
मेरा 20 साल का गैप है। 20 साल का गैप Almost। DDLJ वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही। हरमीत की तरफ रुक करते हैं। हरमीत जी, हरमीत जी जी सही नूर साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह कोशिश की जाती है कि सारी तमाम तर फिल्में जो हर एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर की ख्वाहिश होती है कि उसकी फिल्म जो है वो ईद पर रिलीज़ हो, और फिर ऐसा होता है कि 5 से आप जिस तरह आप जिक्र करें कि 5 फिल्में आके उसमें कुछ पिट जाती हैं और कुछ चल जाती हैं, बड़े मुश्किल से भी हो जाता है सीन। जिस तरह आपके साथ आपकी फिल्म को अगर हम देखें तो उसमें आपने जान डालने की भरपूर कोशिश की गई है, क्योंकि एक दफ़ा इमोशनल है, जज्बात हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो एक्शन भी दिखाई दिया गया जिसमें हमने अभी उस ट्रेलर में जो चीज़ें देखी हैं, रोमांस भी है उसमें, सारी चीज़ें आपने डाली हैं एक फिल्म में। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक ऐसा तरीकाकार होना चाहिए कि फिल्में अगर बनती हैं तो कम से कम महीने के महीने रिलीज होती, तो ये बोझ जो है इतना ना पड़ता ईद के दिन में, या फिर लोगों को जो रागिब करना है सिनेमा की तरफ, वो भी एक मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये वही बात है जो पहले हम ये बहुत अच्छी बात है। इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। देखें, ईद को क्यों प्रेफर किया जाता है, ईद पे क्यों लगाना चाहता है हर प्रोड्यूसर फिल्म। बात यह है कि एक तो लोगों की जेबों में पैसे नहीं हैं, फालतू पैसे नहीं हैं, वो आटा खरीदेगा या फिल्म देखेगा जाके। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ जी। अब ईद इसलिए है कि ईद में थोड़े से वाफर पैसे होते हैं, ईद ही आ जाती थोड़ा है। सा जो फैमिली मैन है उस पर प्रेशर भी होता है तफरी का, अच्छा भी चलो भी ले चलता हूँ। तो ये ईद के ऊपर इस सिनेमा की तरफ आना लोगों का हो जाता है। आम दिनों में लोग नहीं जाते, बिजनेस नहीं मिलता, 2-3 वीक में फिल्म उतर जाती है। Yes. लेकिन ईद के पीरियड में 2-3 वीक में खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हर कोई प्रेफर करता है कि ईद पे फिल्म लग जाए। अच्छा, देखिए दूसरी अहम वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप देखें तो छुट्टियां होती हैं और ऊपर से एक लॉन्ग वीकेंड था, इस छुट्टियां तो थी। पूरे 8 दिन 8 लोगों के दिन, पास टाइम था लंबी छुट्टियां थी। एंजॉय करने का। अच्छा देखिए, हमने मूवी की तो बात कर ली, लेकिन सैयद नूर साहब जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो हैं वो नया टैलेंट भी सामने लेके आना चाहते हैं, और उन लोगों को जिनमें टैलेंट बहुत है, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, मैं तो सिर्फ हर मौका फिल्म में मिलना लेके चाहिए। आता हूँ, Yes. मैं तो हर फिल्म में नए लोगों तो को अब इंट्रोड्यूस आपके करता हूँ। फ्यूचर प्लान्स क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है। ईद पे फिल्म बना रहा हूँ, पता है आपको। ओह माय गॉड, हरमीत आप तैयार हो जाइए। चलिए ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं इसको कि हरमीत का क्या करैक्टर होगा हमारी मूवी में। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सबको हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अब आप उठ गए होंगे, लेकिन आपका प्लान क्या है आज का? प्लान्स की अगर हम बात करें तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्वेश्चन थ्रो किया था, हरमीत पे भी एक काइंड ऑफ मूवी बन रही है जो कि आपने प्लान कर ली, बकौल आपकी हाफ शूट भी हो चुकी है। तो हरमीत क्या रिएक्शन है आपका, मतलब आप सवाल करिए इस बारे में जरा उनको कि किस किस्म की मूवी है ये। हरमीत ये आपका चेज़ा ले रही हैं, और मैं वाजे करूँ आप पे, आपका नाम मैंने क्यों लिया। आप जी 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 बहुत पहले मैं यहाँ आया था इस शो में, जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल आपका लबो लहजा, आपके बहुत मैं इंस्पायर हुआ था। तो मैं चाहता था कि बहुत शुक्रिया जी, मैं आपको लेके फिल्म बनाऊं, लेकिन जो रोल मेरे पास आया वो रोल बहुत एक यंग लड़के का था, बहुत ही टीन एज टाइप। अच्छा मैं एजेड हो गया हूँ। तो उस फिल्म का नाम अच्छा, है, वैसे सीधा दिल पे तीर मारा है नहीं, आपका रोल लेकिन मेरी बड़ी बनेगा ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ बता काम दूं, करूं, और मेरी मैं अगर फिल्म आती है तो फिल्म लेकिन वो सरदार का रोल है, यंग सरदार का। यंग सरदार उसका का नाम है अच्छा। ललकारा सिंह इन लाहौर। क्या बात है। तो हाँ, ललकारा सिंह इज फ्रॉम चंडीगढ़, Okay. जो कनाडा में एक लाहौरी लड़के के साथ पढ़ा है, ठीक है। और उसने बातें सुनी हैं उस लड़के से लाहौर की, तो वो ख्वाहिश करता है कि मैं लाहौर देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जी जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं क्यों इस कहते हैं। स्टेटमेंट में कितनी सदाकत ओ, है, जमील। वो ये देखना चाहते हैं जी इस मूवी में। तो अच्छा वो लड़का चंडीगढ़ से लाहौर में आता है, ठीक है। और उसकी थ्रू हिज आईज मैंने लाहौर दिखाया, लाहौर का कल्चर दिखाया है, लाहौर के लोगों की मोहब्बत दिखाई है, लाहौर के लोगों का वो अंदाज दिखाया है जो वो हैरान होता है कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अच्छा, थोड़ी सी कास्ट शेयर करेंगे आप? ये हाईली कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, बाद में लेटर ऑन हम जरा इसको रिवील करेंगे और समथिंग लाइक नहीं, थोड़ा सा उसका डेब्यू बना रहा हूँ लड़के अच्छा का, जी। तो मैं अभी उसको न्यू टैलेंट, अगेन न्यू टैलेंट। यस, दैट्स रियली गुड, दैट साउंड्स गुड। न्यू टैलेंट। ठीक है। तो ये फिल्म बहुत डिफरेंट फिल्म होगी। एंड में वो इतनी मोहब्बत मिलती है कि तमाम मोहब्बत करने वालों के बीच में खड़ा रो रहा है।
और रोते हुए वो ये कहता है कि सही है जिन्हें लाहौर नहीं वेखे हो जमे। अच्छा, बड़ी स्टेटमेंट है लाहौर को लेके। अब्दुल रऊफ साहब, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, हरमीत ये किसी और से मोहब्बत है, लाहौर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं एक बात थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा सईदूर साहब। मुझे एक टर्की की एक फिल्म थी जो टर्की में रिलीज़ हुई, जो मैंने ही बनाई थी, जिसमें लीड रोल मेरा ही था। मुझे आप यकीन माने कि मैं लाहौर की गलियों कूचों से जब शूट हम कर रहे थे तो लोगों को ये नहीं मालूम था कि फिल्म की शूट हो रहा है, बल्कि वो आके छपियाँ जो मार रहे थे कि सुधारो आ जाओ खाना खा लो साढ़े नाल दे। पता नहीं वो जो मोहब्बत मैंने देखी है, मैं हैरान हुआ हूँ। तो मेरी ख्वाहिश भी वैसी थी कि मैं सईद नूर साहब के साथ काम करूं, और लेकिन इससे पहले कनाडा वाले पहले हो गए, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो फिल्म बाद में रिलीज हो, आपके साथ अगर काम करूं तो पहले रिलीज हो जाए। अगली मूवी लेकिन मैं ज़ाया नहीं करूंगा, मैंने कभी एक्टर को ज़ाया नहीं किया, और यही वजह है कि 100% रिजल्ट है हिट होने का। जितने नए लोगों का सब कामयाब हुए हैं, इसलिए कि वो फिट इन होते हैं रोल में। एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है ना फिल्मों में, आप टाइटल पढ़ते हैं जब कास्टिंग डायरेक्टर, हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा, वो डायरेक्टर को सारे काम करने पड़ते हैं। तो लिहाजा आपको प्रेजेंस देखनी पड़ती है आर्टिस्ट की या जिसको आप ले रहे हैं, कि उसकी प्रेजेंस इस रोल में फिट इन है कि नहीं। जब वो फिट इन होता है तो बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है आपको। और सईदूर साहब, वैसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं या कम जिगरे वाले लोग होते हैं जो नए टैलेंट को सामने ले आते हैं। मैंने तो देखा है कि बहुत कोशिश ये की जाती है कि पुराने चेहरों को ही लगा दो, कि नए लड़के हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, शायद वो इस काम पे पूरा उतरे या ना उतरे। लेकिन ये क्रेडिट आपको जाता है कि नए चेहरों को मुतारिफ कराना, ये वाकई में नए चेहरों को हौसला भी कहीं ना कहीं मिलता है। जी नहीं, मुझे अक्सर ये सवाल होता है जी आप नए लोगों को क्यों लेते हैं, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि जी मैं खुद को नया करता हूँ। देखिए, जब आप नए लोगों के साथ काम करते हैं तो आप खुद नए हो जाते हैं, आपका काम नया लगने लगता है। जैसे अभी आपने एक बात की थी कि जी फलां जगह पुराने चेहरे नजर आते थे, अभी नए चेहरे नजर आते हैं, तो वो नया लगता है, रिफ्रेशिंग फील आती है स्क्रीन पे आपको। वो सिनेमा की स्क्रीन हो या हमारे मॉर्निंग शो की स्क्रीन हो या एक्सप्रेस कोई भी हो। खुद को अगर नया करना है तो नए लोगों के साथ काम करें, खुद को अगर सिखाना है या एजुकेट करना है तो नए बच्चों के साथ करें। अच्छा, कहानी की जो बात हो रही है, मतलब जिस तरह आप ललकारा सिंह इन लाहौर, मैं जो अगर सही कह रहा हूँ तो अगली फिल्म का टाइटल होगा ललकारा सिंह इन लाहौर मतलब वो ये होगा। तो कहानी खुद लिखी है, जाहिर है। मैं 300 फिल्में लिखने के बाद मैं वही कह रहा हूँ कि सईद नूर का मतलब ये है कि वो जो बाहर के मुल्कों में उसको ऑटियर्स कहते हैं, डायरेक्टर राइटर, जो राइटर अपनी फिल्में खुद लिखता है। तो ये भी चूंकि अपनी फिल्में खुद लिखते हैं, तो इस हवाले से मैंने वो कहा हमने सब कुछ नहीं। रोह भाई, अगर आप तो आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है फॉरेन सिनेमा पे, तो मोस्टली जो डायरेक्टर हैं जो डिटेल वर्क करते हैं वो खुद ही राइटर होते हैं, चाहे वो जेम्स कैमरॉन है, चाहे स्पीलबर्ग है, ये खुद ही स्क्रीन प्ले लिखते हैं आपने। और जब आप खुद स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो आपको कन्वर्ट करने में, आपको पिक्चराइज करने में बहुत आसानी होती है। आपकी जो एक्टरों की कॉस्ट्यूम होती है, उनका एम्बियंस जिसमें काम करते हैं, वो इतना परफेक्ट होता है कि आपको लगता ही नहीं कि ये कोई गलती हो सकती है। अच्छा, कोई टेक्निकल थोड़ी सी बात है कि रिस्की होता है टू सम एक्सटेंट। देखिए, हम जरा रेटिंग में पड़ जाते हैं अब्दुल रऊफ साहब, बाजुकत हम पड़ जाते हैं कि कोई लोग ट्रेंड सेटर होते हैं, हमें स्क्रीन पे वो लोग दिखाने हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़्यादा है, तो टू सम हाउ ये एक रिस्की टास्क भी होता है जो आप रिस्क आप ले लेते हैं। उसके लिए एक हल है, उसके लिए एक कॉम्बिनेशन है। आप जो सीनियर एक्टर, जैसे मैंने साइमा को लिया, सीनियर, उसको देखने वाले बहुत हैं, साथ में मैंने साथ में नए लोग नहीं, बिल्कुल हाँ, नए लोग, वो एक कॉम्बिनेशन बन गया। नए इंट्रोड्यूस हो गए और सीनियर जो हैं वो अकोमोडेट हो गए और उनको देखने के लिए लोग। वैसे इम्तिजाज बन जाता है। साइमा जो मतलब आपकी बेगम भी हैं, उनको एतराज़ नहीं हुआ कि जन्नत मिर्ज़ा की माँ का रोल मैं करने लगी हूँ, और मतलब ये नहीं, या मतलब क्या सवाल है आपका? देखिए, वो प्योर आर्टिस्ट है, उसने कभी ये नहीं कहा कि जी ये क्यों है, वो क्यों है। और ये जो रोल है, ये एक ऐसी, मैं बताता चलूँ आपको, ये ना मदर का रोल नहीं है, ये पंजाब की एक ऐसी औरत का रोल है जो अपनी कमिटमेंट के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देती है। उसका एक महबूब है जिसने एक लावारिस बच्ची को उसकी गोद में दिया और ख़ुद जेल चला गया और कहा कि इसका तुमने राखी रहना है। वो अपने महबूब की उस बात को लेके सारी ज़िंदगी 14 साल बिता देती और वो कहती तेरे बाजरे दी राखी। कमिटमेंट की इंतहा। लेकिन ये खूबसूरत तो ये पंजाब की एक ऐसी औरत की कहानी।
तो इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। अच्छा, एक गाना दिखाने जा रहे हैं परफॉर्मेंस हम की हम लोग। बात कर रहे हैं, तेनू वेखा, बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, जरा आप भी देखें। हाँ, जरूर। पॉइंट है जिसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। फिल्म लार्जर देन लाइफ मीडियम है, हैरान Yeah. करने वाला मीडियम है। अगर आप अपनी टेकिंग से, अपने थॉट से, अपनी मेकिंग से लोगों को हैरान नहीं करते कि ये क्या है, तो वो देखेगी नहीं फिल्म। ये करना पड़ता है, अच्छा। आपको अमेजिंग बनाना पड़ता है अपने काम को। वो तो कहते हैं ना कि वो मतलब कोई कैच ऐसे Yeah. अट्रैक्शन Eye catching कोई एक आधी चीज़ होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वो- लेकिन देखिए, आई कैचिंग की हम बात कर रहे हैं तो हम ट्रेंड्स की बात करें। वैसे मैं कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहती इस बात को, लेकिन बड़ा ट्रेंड है आइटम सॉन्ग्स का। हम नहीं देखिए, हम ब्रेक पे हम बात कर रहे थे, आपको बता रही हूँ, ऑफ स्क्रीन हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आपकी जो मूवीज़ होती हैं उसमें आपने कोशिश ये की है कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा, बड़ा कंसाइज सा, खातून को खातून के उसमें रहने, अच्छा, मतलब एक aroma होता है। एक ऐसी लड़की जिसकी राखी साइमा है, अगर वो खेतों में लुडियाँ डाल रही है, नाच रही है, पिंडलियाँ उसकी नंगी हैं, गला उसका लो है, तो वो काहे की राखी है उल्लू की पट्टी। यस। तो ये उसकी जो उसने डेवलप किया है, जो उसने उसको परवान चढ़ाया है, तो उसकी लुक में वो बात आनी चाहिए। यानी पंजाब की पंजाबियत दिखाने की कोशिश सर आपने कोई ना कहीं ना कहीं की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हरमीत, आपको क्या लगता है इस बारे में कि आप मतलब क्या रिव्यूज़ देंगे? अपने आपने भी देखी होंगी मूवीज़, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड, लेकिन अगर हम लॉलीवुड की स्पेसिफिकली बात करें तो ये ट्रेंड हमने कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट फॉलो करना शुरू कर दिया था। हैव यू सीन सो मेनी आइटम सॉन्ग फ्रॉम सो मेनी गर्ल्स लाइक जो हमारी इंडस्ट्री देखिए की जी, हैं? वो जाहिर बात है कि वो ट्रेंड जो है वो फॉलो किए जाते हैं, दुनिया को भी देखा जाता है, नई आवाम है, नए लोगों को भी देखा Rating को जाता है कि वो देखा क्या जाता है। देखना पसंद करते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें तो देखी जाती है, उसके बाद ही चीज़ों को मुतारिफ। लेकिन कुछ ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे डायरेक्टर हैं जो उनका जो काम है, लोग उनके काम को वैसे ही देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सईद नूर साहब और कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको देख के जिनको लगता है कि इनकी फिल्म जो है इस किस्म की होगी और मुझे इस किस्म की फिल्म जो है मैंने देखनी है। तो आप देखें, जिस तरह गाँव की बात की है, पंजाब की बात की है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि पंजाब, जिस तरह पंजाबी हिंदुस्तान की मूवीज़ हैं, वहाँ पर अगर एक सरदारनी नाच रही है तो वो खेतों में जाके ही वो परफॉर्मेंस जो देखेगी या परफॉर्मेंस जो देती है तो वही लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसी में भी आप देखें कि जन्नत मिर्ज़ा जो है वो कहीं ना कहीं खेतों में, कल्याण में जाके वो सॉन्ग्स जो फिल्माया गया है, तो यही चीज़ तो अट्रैक्ट करती है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटे से गांव को आप एक इतना अच्छे तरीके से फिल्मा लेते हैं कि जो देखने वाले वो मोर अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसमें वो सरसों के फूल में इंतजार करता रहा उर्मित जी कि ये सरसों के फूल आए, तो हद निगाह तक आपको सरसों के फूल नजर आए। तो वो ये मेरे पंजाब की खूबसूरती है ना, ठीक है। ये उसकी खूबसूरती आंखों को भाने वाले कुछ ऐसे सीन हैं जो कि दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाती है, तो आपको फूल ही सरसों फूल से है, हाँ। फूल ही नजर आए। और ये बड़ा मैटर करता है कि आपको इस मूवी में इंतजार भी करना पड़ता है कि किस टाइम में, किस टाइम ड्यूरेशन में आपने उसको शूट करना है, ताकि आप वो सारी चीज़ें जो है वो दिखाएं। क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद गुजरी है, कोविड के 3 साल गुजरे हैं, और आपके यंगस्टर्स जो हैं जिनको आप मौका देते हैं, क्या उनके लिए पैगाम? यंगस्टर्स को तो मैं यही कहूँगा कि फ़ख्र करें अपने मुल्क पे, अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स पे। खुदारा कि ये अगर आप फ़ख्र नहीं करेंगे, उनको इनकरेज नहीं करेंगे, अगर उनको क्रिटिसाइज़ ही करते रहेंगे तो वो बेचारे क्या, उनको आखिर वो बनना बंद हो जाएगा। आर्टिस्ट जिनके दिल में ख्वाहिश है वो आर्टिस्ट नहीं बनेंगे, डायरेक्टर काम छोड़ देंगे, प्रोड्यूसर सरमाया लगाना छोड़ जाएंगे अगर आप उनको इनकरेज नहीं करेंगे। तो लिहाजा अपने पाकिस्तानी फ़िल्मों को ख़ास तौर पे मैक्सिमम देखें, उनको इनकरेज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनी। इससे अच्छी एंटरटेनमेंट कोई नहीं है फिल्म से अच्छी। बिल्कुल ठीक है। फिल्म Appreciation. एंटरटेनमेंट का बेहतरीन ज़रिया है, जैसे कि मतलब कहा जाता है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट भी है। जी। तमाम आर्ट्स इसके अंदर आके मिल जाते हैं, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो मौसीकी हो, चाहे वो पेंटिंग हो, जी। चाहे वो बहुत अच्छी बात है। फोटोग्राफी हो, तमाम आर्ट्स मिल जाते हैं। और उसको अगर किया जाए, सैयद नूर की खूबी कम अज़ कम जो देखी जा सकती है वो ये है कि जहाँ बहुत सी फिल्में इस वक्त उस भारतीय ट्रेंड को लेकर चल रही हैं कि एक फार्मूला फिल्म होती है, उसको लेके इन्होंने अपना जॉनरा अलग से रखा हुआ है, अपना Yes, स्टाइल yes. अलग से रखा हुआ है, उसको देखा जाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट किया जाना बिल्कुल। चाहिए। और अप्रिसिएशन जो है वो बड़ी अच्छे अंदाज में लोगों से मिली भी है, ये फीडबैक हमें भी मिलता है। इसीलिए आपके स्टार पे सैयद नूर साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने इनसे मुलाकात की, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मजीद खबरें भी और मजीद एंटरटेनिंग खबरें भी हम शामिल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी
वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक, इस ईद पे हमने पहले भी थोड़ी देर गुफ्तगू कर रहे थे, हम इस पे सैयद नूर के साथ की फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, 5 फिल्में रिलीज़ हुई और 5 फिल्में इकट्ठी रिलीज़ हुई, उनका आपस में कंपटीशन हुआ जिसकी वजह से कई फिल्में पीछे रह गई, कोई 1-2 जो हैं वो शायद कामयाब भी हो गई हों। लेकिन उसके साथ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिसके असरात पड़े वो ये है कि मुल्क में सिनेमास की तादाद कम है, स्क्रीन्स की तादाद कम है। इस हवाले से बात करेंगे, कुछ इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कौन सी फिल्में जो हैं उन्होंने कोई बेहतर बिजनेस किया है, कौन सी फिल्में ऐसी हैं जो पीछे रह गई हैं। उमैर रिजवी फिल्म क्रिटिक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। सर, फिल्में 5 थी और मुकाबला सख्त था और एक ईद थी और बहुत कम स्क्रीन थी। इस हवाले से फरमाइए कि मतलब क्या लगा आपको कि कोई फिल्में पीछे रह गई, कुछ आगे निकल गई, कौन सी फिल्में थी जो आगे निकल गई? देखिए सर, 5 फिल्में थी जिसमें एक तो पंजाबी फिल्म थी सैयद नूर साहब की, बात तेरे बाजरे की राखी। वो सिंध में तो वैसी पंजाबी फिल्में नहीं लगती हैं। ठीक है। जो पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि इश्क खुदा एक आई थी फिल्म शहजाद रफ़ी की, जिसमें शान और एहसन खान थे, वो भी नहीं चली थी यहाँ पे। फिर उसके बाद वो जो थी जिंदा भाग जो थी, वो भी कोई खास बिजनेस नहीं किया था। तो सिंध में अगर देखा जाए तो टेक्निकली 4 ही फिल्में लगी हैं, 4 ही लगी जी, बिल्कुल। मल्टीप्लेक्सेस में वैसे भी बिल्कुल। और देखिए सिंध में तादाद जो है वो स्टैंड अलोन सिनेमास की तो बहुत ही कम है, सिवाय कैपरी के, और मेरा ख्याल है कोई रह भी नहीं गया। तो मल्टीप्लेक्सेस के अंदर जो वजह है, लोग जो हैं जाते हैं, वो 900 रुपये 800 रुपये का टिकट होता है, आराम से बैठ के वो रिक्लाइनर सीट्स के ऊपर फिल्में देखते हैं। तो पाकिस्तान की 4 फिल्में वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिजास्टर, क्योंकि देखिए 4 फिल्मों का मतलब ये है कि अगर आप 900 रुपये का टिकट है तो 3600 रुपये हर आदमी जो है उसको देने पड़ेंगे अगर चारों फिल्में देखनी है तो जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो लोग क्या करते हैं, वो जाके 2 फिल्में देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं, फिर दूसरे का ट्रेलर देखते हैं, फिर वर्ड ऑफ माउथ वाला सीन होता है। तो इस दफ़ा जो 4 फिल्में थी, सबसे जो ज़्यादा बड़ी फिल्म थी वो थी घबराना नहीं है, जिसमें कास्ट बहुत बड़ी थी, सबा कमर, जाहिद अहमद, सैयद जिब्रान, तीनों बड़े नाम हैं, तीनों काफ़ी अरसे से टीवी पे एक्ट कर रहे हैं और सबा तो इंडिया में एक फिल्म कर भी चुकी। तो उसकी वजह से लोग जो थे सबा कमर की वजह से और जाहिद अहमद को देखने के लिए और जिब्रान, इन 3 के चक्कर में लोग घबराने। तीन के चक्कर में फिल्म देखने के लिए लोग गए। सबा कमर की वजह से बड़ी अट्रैक्शन थी, जाहिद भी ड्रामों के बहुत बड़े स्टार हैं। अच्छा, और सबा कमर के बारे में देखिए, बहुत एक अरसे बाद, एक लंबे अरसे बाद बड़ी स्क्रीन पर उन्होंने एंट्री दी है। यस, हालांकि छोटी स्क्रीन पर जितने भी ड्रामे उन्होंने किए वो सुपर डुपर हिट गए हैं, लेकिन अगेन लोग क्या देखना चाहते हैं अब्दुल साहब, ये बड़ा मैटर करता है। हरमीत, आपको क्या लगता है कि बड़ा कीप इन माइंड रखना पड़ता है इन चीज़ों को कि अवाम क्या देखना चाहती है? अवाम ने सबा कमर के बहुत सारे ड्रामे जो हैं, इमरान अशरफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो क्या ही कमाल किया कुछ ड्रामों में, उसके बाद तो लोग सिर्फ इसलिए देखेंगे क्योंकि मज़े और समथिंग। हाँ बिल्कुल सोहा। वैसे अगर हम देखें तो आज कल आप देखें, अगर एक चीज़ सोशल मीडिया पे एक बंदा चल रहा है, सोशल मीडिया पे जिस तरह हम देख रहे हैं कि कई सोशल मीडिया के स्टार हैं, या ड्रामों या फिल्मों या कॉमेडी के जितने भी हमने स्टार देखे हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो फिल्म में आते हैं तो देखने वालों की ख्वाहिश होती कि हाँ, ड्रामे में जिसकी परफॉर्मेंस थी वही औसम थी, तो क्यों ना हम फिल्म इनकी देखें। तो यही वजह होती है जिसकी वजह से वो जो फिल्म बनी हैं या जो फिल्म देखने वाले हैं या जो उनका जो फॉलोअर बने होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने स्टार को, जिस स्टार को वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो जाके सिनेमा में जाके बड़ी स्क्रीन पर उसको देखें। तो यही वजूहत होती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं। पहले आप हिंदुस्तानी सिनेमा को देखें या दीगर ममालिक के सिनेमा को देखें या फिल्मों को, उनमें जो फिल्में लगती हैं उनको आप देखें, तो कहीं ना कहीं आपको वो चेहरे दिखाई देंगे जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे, या उनकी फोटोग्राफी या इंस्टा पे आपको ज़्यादा वो नज़र आएंगे, या कहीं ना कहीं ड्रामों से वो निकले लोग होते हैं, तो उनको मौके जो हैं इसीलिए ज़्यादा मिलते हैं कि छोटी स्क्रीन हर घर में देखी जाती है। और यही वजह होती है कि जो फिल्म बनाने वाला है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ से दे हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग, दे हैव ह्यूज फॉलोअर्स एज वेल। तो जब ये स्क्रीनिंग हुई है या प्रीमियर हुए हैं तो लोग बजाते खुद गए हैं, बल्कि बहुत सारे क्लिप्स वायरल हुए हैं, इमरान अशरफ खुद बैठे हुए थे अपने सिनेमा के अंदर और बाकायदा वही डांस जो चल रहा है स्क्रीन पर वही आप कर रहे हैं लाइव। तो इस तरह की जो ट्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको वैसे ही हिट कर देते हैं, आपकी मूवी को वैसे बूस्ट कर देते हैं। सबके ट्रेलर्स हमारे पास हैं, तो हम चूंकि शोबिस की बात कर रहे हैं और ये सारे ट्रेलर्स जो हैं आपको एक दफ़ा दिखाते हैं। हैव अ लुक। जी, आपने देखा, घबराना नहीं है, ट्रेलर नहीं था, घबराना नहीं है। बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक था एक लिहाज से देखा जाए, जिसको कॉमेडी अंदाज में पेश किया गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट इसका
संजीदा था और वो मर्दों के अंदर अगर कोई ऐसी कमी हो जिसकी बुनियाद के ऊपर वो औलाद ना पैदा कर सके तो उस सब्जेक्ट को इन्होंने लेके वो किया हुआ है। औरतों के अंदर जो कमी है उसको तो अक्सर सब्जेक्ट बनाया जाता है, अच्छा। लेकिन मर्दों को कम बनाया जाता है। और बड़ा ट्रिकी था ये। उमैर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि लोगों के क्या रिव्यू सामने आए हैं कि घबराना नहीं है को, तो सोशल मीडिया पे अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें या अगर हम मजाक के अंदाज में भी देखें तो लोगों ने बहुत पसंद किया था, बड़ा यूटिलाइज किया था इसको। फिल्म का फीडबैक क्या है? उमैर को शायद आवाज़ नहीं जा रही। उमैर, आपको अगर आवाज़ आ रही हो, हम जानना चाह रहे हैं कि फ़िल्म का जो पब्लिक में सोशल मीडिया के ऊपर तो उसकी एप्रिसिएशन काफ़ी हुई है, लेकिन पब्लिक में इसकी एप्रिसिएशन कैसी हुई, इस सब्जेक्ट को लेकर लोगों ने क्या अपने जहन में रखा और वो उन्होंने क्या किया? मेरे ख्याल में मेरे से रब्ता भी थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन बड़ा ज़रा ट्रिकी सा और बड़ा मज़ेदार सा आपको लगता नहीं कि इसका नाम बड़े सोच समझ के रखा है? क्योंकि देखिए, एक चीज़ मार्केट में वायरल होती है और वायरल होने के फ़ौरन बाद हम उसे पिक्चराइज करते हैं। मतलब यही वो टाइम होता है क्रूशल जब आप इस चीज़ को कैश कर सकते हैं कि जी कौन सी चीज़ मार्केट में चल रही है। और हरमीत, आपने कितना देखा सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड घबराना नहीं है, बल्कि अपनी आम जिंदगी, मेरे ख्याल से हम सब ने भी इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पे आप देखें, सोशल मीडिया पे कोई ऐसा लफ्ज़ या ऐसा कोई बयान आ जाता है, कोई ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है, तो हमारी भी कोशिश होती है बीइंग एक रिपोर्टर, तो हम भी कोशिश करते हैं कि जाएं, पहुंचें और इस लफ्ज़ के हवाले से पूछें, आवाम के साथ साथ पॉलिटिशियन से भी पूछें। तो इसी तरह का फिल्म की अगर आपने बात की, जिस तरह रऊफ साहब फरमा रहे थे कि फिल्म में एक सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ा गया है, लेकिन उसको कॉमेडी में ढालना ये एक मुश्किल काम होता है, लेकिन उन्होंने भरपूर कोशिश की है और वो जो परफॉर्मेंस है वो भी ट्रेलर में हमने देखी है। तो ये वही वक्त होता है, आपने जो दुरुस्त फरमाया कि अब घबराना नहीं। बहुत इमरान खान साहब का जो है, जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो हमें हमेशा ये दाद, बल्कि वो नसीहत भी होती थी और दाद भी होती थी और तसल्ली भी होती थी कि भैया घबराना नहीं है। तो यहाँ से फिल्म का ये टाइटल भी लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट ज़रूर करता है और यही एक ख्वाहिश होती है, कोशिश भी होती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, क्योंकि ऐसा लफ्ज़ ढूंढा जाए, ऐसा टॉपिक को छेड़ा जाए जो ज़्यादा जो है लोग जो देखने वाले हैं उनको अपनी तरफ खींच के लेके आए। तो मेरे ख्याल में आजकल फिल्म या सोशल मीडिया हर तरफ हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इस किस्म के अल्फाज हिट होते हैं और वो जब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो जाहिर बात है आप ट्विटर पे अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपकी फॉलोइंग बढ़ जाती है। ये ट्रेंड जो है ये चलते जाते हैं और लोग इसको फॉलो करते हैं। लेकिन बहरहाल फिल्म बड़ी मज़े की है, जो ट्रेलर आपने दिखाया बड़े मज़े का है और जिसमें हर एक कैरेक्टर जो है, इससे इसी तरह एक फिल्म आई थी भारत की जिसमें इसी तरह सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ा गया था कि रऊफ साहब ने बात जिस तरह की ख़वातीन के हवाले से हम लिखे जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मर्दों के हवाले से सिर्फ आपको दीवारों पर ही नज़र आएंगी चीज़ें। तो ये फिल्म को अगर हिस्सा बनाया तो बहुत अच्छा काम कुछ इस पे काम भी, हम भी कुछ ऐसी चीज़ लॉन्च करते हैं, कोई 2 दिन प्रोड्यूसर्स को करते हैं। वैसे भी मुझे लगता है हरमीत को इसके बाद तो अच्छी मूवी, आज के इस प्रोग्राम के बाद तो अच्छी मूवी में कास्ट होने वाले हैं हरमीत। लेकिन हम अगर देखें ओवरऑल तो मेरे ख्याल से अच्छा टाइम था, क्योंकि बड़े एक लंबे अरसे बाद लॉलीवुड को एक बूस्ट मिला है। सारे छोटी स्क्रीन के जो आपके अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो बड़ी स्क्रीन्स पर आए हैं। प्रोडक्शन बड़ी अच्छी की गई है इस वाले से। अगर हमारे साथ दोबारा मौजूद है हमारे, अस्सलाम वालेकुम दोबारा। और ये फरमाइए कि ये जो हमारी लोकल इंडस्ट्री की फ़िल्म है इसको स्क्रीन टाइम कम मिल रहा है, ये क्या वजह है बुनियादी तौर पे फिल्मों के ट्रेंड कम होने की? उसमें सबसे बड़ा मसला जो है सर वो इनका अपना ही है ना कि इनको ईद पे 4 फिल्में लेके नहीं आनी चाहिए थी। अगर इनको आइडिया होता कि जबकि था इनको कि 6 मई को आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज, तो ये खुद ही अकल लगा के 2 फिल्में लेके आते। और हम लोगों ने इनको समझाया भी बहुत था, जाके प्यार मोहब्बत से, तरीके से, स्टैट्स दिखा के, लेकिन ये चारों कॉन्फिडेंट इतने थे कि हमारी फिल्म जो है वो बस तबाही मचा देगी। ऐसा नहीं होता। ये पिछले 5 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था कि 4 फिल्में आई थी और 3 साल पहले 4 फिल्में आई और चारों की चारों फ्लॉप हुई। उससे पहले भी एक दफ़ा हो चुका है कि आप बजरंगी भाईजान, हम बिन रोए और रॉन्ग नंबर आई थी एक साथ, और तीनों जो थी उन्होंने बिजनेस किया था। वजह क्या थी? उस वक्त आपके पास स्क्रीन की तादाद 200 थी तकरीबन, अब आपके पास 135 है। उस वक्त नेटफ्लिक्स नहीं था, इस वक्त नेटफ्लिक्स, अमेजोन सबकी टिप पे है। उस वक्त आपका यूट्यूब जो था वो पाकिस्तान में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था, अभी 50 और है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सोचते नहीं है, वही 5 साल पुरानी
थिंकिंग का कि हमारी तब भी फिल्म हिट हुई थी, हमारी अब भी फिल्म हिट होगी, ऐसे नहीं होता। लेकिन उमेर, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि सब लोग, अगर आप देखें, आपने बात की, सैयद नूर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, उन्होंने बारहा यही कहा कि इस चीज़ को कीप इन माइंड रखना चाहिए था कि आप सारी मूवीज़ को ईद पर रिलीज़ नहीं कर सकते, बट एवरीवन वेटिंग फॉर द ईद, कि ईद पे लोगों के पास टाइम भी होता है, वेकेशंस भी होती हैं, तो हु इज़ गोना डिसाइड कि भाई आपने इस टाइम पे इतनी मूवीज़ को आपने रिलीज़ करना है, यानी ये टर्म्स एंड कंडीशन और रेगुलेट किस तरह से हम, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? अब उसमें मसला ये है कि पहले ये होते थे कि फिल्म एग्जिबिटर एसोसिएशन होती थी, Exactly, जो commissions एग्जिबिट होती करने वाले, वो फिल्म एग्जिबिटर एसोसिएशन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब कराची और लाहौर की इंडस्ट्री वैसे भी आपस में, इनका आपस में कोई रब्त नहीं रहा। पहले रब्त होता था, राब्ता होता था, वो आपस में बात कर लेते थे, वो राब्ता भी नहीं है। और फिर ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे कि उमैर अभी बता रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कहा कि हर सूरत में हमारी फिल्म कामयाब होगी और उसकी बुनियाद के ऊपर ईद पे ही हमने रिलीज़ करनी है। हालांकि इकट्ठे बैठ जाते अगर, और जैसे उमैर कह रहे हैं कि हमने इनको समझाने की कोशिश की थी, यानी जो क्रिटिक हैं उनके साथ जब डायलॉग हुआ होगा, उन्होंने ज़रूर इनको कहा होगा। तो हरमीत, यही बात है कि कंपटीशन एक हद तक चलता है, उस कंपटीशन को जब हद से आप आगे बढ़ा देंगे, आप इतना ज़्यादा कर देंगे, स्क्रीन आपकी 150 के करीब हैं, आप 4 फिल्में रिलीज़ कर देंगे कराची जैसे शहर में, जहाँ पे सिंध में कराची के अलावा हैदराबाद में कोई एक आध सिनेमा होगा, बाकी सिंध खाली है, तो फिर आपको इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। उमैर हैं हमारे साथ मौजूद दोबारा। रोज़ साहब, अगर हम देखें तो मुझे वैसे अगर ज़्यादातर माजी में अगर हम जाके देखें तो बहुत सारी, अच्छा हरमीत, उमैर हमारे साथ मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच पा रही है? हमसे बहाल हुआ है, ज़रा उनसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उमैर, सवाल मेरा आपसे ये था, बल्कि हम सब ने मुश्तरका तौर पर इस चीज़ को डिस्कस भी किया है कि सब लोग ईद का ही वेट कर रहे थे। सो हु इज़ गोइंग टू रेगुलेट ऑल दीज कि आपने ये मूवीज़ ईद पर रिलीज़ करनी और ये नहीं करनी? देखिए सर, देखिए मैम, चीज़ सबसे बड़ी ये है, अभी आखिर में सामने ये चारों लोग, तो पहले क्यों नहीं बैठे हुए? सवाल ये है कि उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया, उस वक्त तो सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज आने वाली है। ये इनका प्लान ऑफ एक्शन ये था कि डॉक्टर स्ट्रेंज आगे बढ़ा देंगे। ये कोई प्लान ऑफ एक्शन हुआ? इंडियन फिल्में वैसे ही बैन हो चुकी हैं पाकिस्तान में, तो इंग्लिश भी बैन करने के चक्कर में है लोग। मतलब पूरा साल अगस्त ऑनवर्ड्स आपके सिनेमा में कोई फिल्म लगने वाली नहीं है पाकिस्तानी, तो फिर अब क्या करेंगे? मतलब हम पूरा साल इंतजार करें ईद का, खाली ईद के ईद सिनेमास खोलें और बाकी वक्त बंद करें? सही। तो इस किस्म की जो बेवकूफ़ी की चीज़ें होती हैं, इसी से नुकसान होता है। अगर 2 फिल्में आ जाती ईद के ऊपर और 2 फिल्में अगली ईद पे आती और फिर कोई आप एक और ओकेजन बनाते, उस पर 2 फिल्में लेके आए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हमारा ये है कि हम जज्बाती लोग हैं। अब हम कह रहे हैं कि आप हॉलीवुड की फिल्में बैन करें, किस किस्म की बातें हैं? या उसको डिले करें? क्यों डिले करें भाई? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। मतलब यह है कि डिले करना तो किसी सूरत में फ़ायदेमंद नहीं होगा। अच्छा उमैर, जब फिल्म के इन ट्रेंड्स के हवाले से देखा जाए तो आपको ऐसा नहीं महसूस होता, जैसे ट्रेलर में हमने देखा है कि सारी फिल्में एक ख़ास अंदाज में, फार्मूला अंदाज में बनाई गई हैं, उनमें कोई जिद्दत भी नहीं है। कहानी एक आध कोई उसमें जिद्दत आ सकती है, लेकिन कहानियों के ट्रेंड्स जो हैं, जो पिक्चराइज करने के, या मतलब कि कॉमेडी हो गई, कॉमेडी के साथ थोड़ा सा एक्शन हो गया, वो है। सर प्रॉब्लम ये है कि हम सीखना नहीं चाहते। पाकिस्तान में हार्डली जो है 1960s में जब आपने इंडियन फिल्में बैन की थी, उसके बाद से आपका स्टैंडर्ड ऊपर ही नहीं गया, आपका स्टैंडर्ड नीचे आया। आप इतना नीचे आया कि 1990s और 2013 में जाके 2 रिवाइवल हुए, बाकी सब कुछ बकवास। तो अच्छा, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम सीखना नहीं चाहते, भेड़ चाल में हम सबको भी रिलीज करनी है, ईद पे ही करनी है। बहुत सारे टॉपिक्स से ये आप समझे कि ईद के बाद हमारा एक वार्म अप सेशन था कि हम भी आपसे मिले हैं, आपने ईद मनाई, हमने ईद मनाई, और उसके बाद आज जो है वो हम ये देखेंगे कि हमने ओवरऑल इस प्रोग्राम को कैसे ड्राइव किया। कल नए टॉपिक के साथ, नए इश्यूज़ के साथ, करंट अफेयर्स के साथ हम दोबारा से आएंगे आपकी स्क्रीन पर। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।